आपने बोला ऐसा कोई क्रिमिनल आपके सामने आया जिसको आपने बचाया हो। जब भी कोई भी अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट जब केस को शुरू करता है तो वो सामने वाला क्रिमिनल होता ही नहीं है हमारी नजर। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपील तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। मेरी नजर में जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक उसको क्रिमिनल बोलना, अपने देश के कानून में इंसान के निकलने के बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं, सिर्फ कारण ये है कि आर्टिकल 21 सबके लिए। एक क्रिमिनल लॉयर आप इतने साल से प्रैक्टिस में, ये क्या असल तौर पे रिस्की भी होता है? बहुत रिस्की होता है। बहुत धमकियां वगैरह आती होंगी या इस तरीके दोस्त रिस्की नहीं, बहुत रिस्की होता है। कोर्ट में कभी भी क्लैश हो सकता है और कोर्ट में हम लोग को दलीलें दे रहे हैं। बड़ा आसान है, मेरे पीछे एक आदमी खड़े होकर मुझे धमकाना, उसी टाइम चाहे एक वकील कोर्ट खाली करा सकता है। कुछ ऐसा उदाहरण बताइए कि सर जहां आपको लगता है कि बहुत इनोसेंट आदमी जिसको झूठा फंसाया गया। पता क्या होता है, सच और झूठ के बीच में कुछ होता है, मतलब जीवन और मरण के बीच में भी कुछ होता है। उसी तरह से जब एक इंसान हताश होता है ना, हताश होता है तो कहता है अब तो कांड हो गया, जेल में जाना कंफर्म। सर किसी ने मान लो मर्डर किया है, जनरली 2-3 साल में हम देखते हैं मर्डर किया हुआ इंसान भी इंडिया में बाहर निकल के आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक वकील के तरीके से आप समझाएंगे? अपना जो देश का कानून है ना, तो कानून लॉक्ड है। लॉक्ड मतलब कुछ ये गलतियां पुलिस ने की, छोड़ना पड़ेगा सामने। तो सर ऐसा कहते हैं कि एक वकील को पुलिस स्टेशन नहीं जाना। हम उसको प्रूव कर देंगे इसमें बदतमीजी। थाना भी सस्पेंड होना था सर। बिल्कुल होता है सर। मैं बोल रहा हूँ मेरे किसी क्लाइंट को मार के दिखाना, मेरे किसी क्लाइंट को उठा लो, आप तोड़ो ना ढंग से जरा पुलिस स्टेशन में, उसे बचाना सस्पेंड करा के दिखाऊंगा। उस पुलिस स्टेशन में जितने भी अफसर बैठे थे ना, वो हैंड टू माउथ ऐसे हो चुके थे कि अब क्या होगा थाने के साथ। उस लड़के ने कुछ भी अपराध किया, सुबह हाथ जोड़ के उसको छोड़ दिया। या तो तुमने ड्यूटी निभा लेता, उसको अरेस्ट कर ले, जेल भेज देता। चलिए रात में आप बाइक या गाड़ी से जा रहे हैं, काम नागरिक के लिए वो पूछ, पुलिस वाला आपको रोकता है, आपसे पूछताछ कर और आपको पुलिस स्टेशन ले जाता है। ऐसे में एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि भाई पुलिस वाला है, मुझसे सवाल पूछ रहा है। आपका है और नहीं है, आप पुलिस स्टेशन गए, लेके तो पुलिस स्टेशन जाएगा ना, वहां पर सीसीटीवी कैमरा है, उसको सीधा बोल दो, लेके थाने जाए। ठीक है सर, अब मेरी एंट्री हो चुकी है सर, कैमरा लगा हुआ है, मैंने परमवीर सिंह सैनी की जजमेंट को पढ़ा है सर, मैं बात कर रहा हूँ उससे। उसने बोला सर मुझे तो बहुत मारा पीटा है वहां पर। मारा पीटा क्यों उठाएगा? तो पुलिस स्टेशन में था, ये एफआईआर में तो नहीं है। इसको इलीगल डिटेंशन बोलते हैं। मैं उस थाने की सीसीटीवी मारूंगा और इलीगल डिटेंशन में, इलीगल अरेस्ट के मामले के अंदर बिल में कर्म करते रहना, कंसिस्टेंसी के साथ साथ। पूरे गीता का, पूरी भगवद गीता का मैं एक श्लोक को अपनी जिंदगी में उतारता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं उसी पर चलता हूँ। एक बार अगर धनुष उठा लिया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किससे केस लिया और मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कल वो मुझे जेल भेज दे। जब तक उसके सामने खड़ा हूँ ना, तो फिलहाल तो उसे कुछ होने नहीं वाला। दोस्तों आपका स्वागत है बी बिलीवर पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं हमारे देश के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा सर। आज हम इनसे बात करेंगे कानून के बारे में। इनका एम है कि लोग कानून को लेकर बहुत जागरूक हों। सोशल मीडिया पे भी इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे 6.5 लाख के आसपास यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग ऑनलाइन है। ये बहुत जाने माने नाम है और आपने इन्हें रील्स में, शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो स्वागत है सर आपका ई बिलीवर के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, देखो अपने देश में ना ज्यादातर लोगों को जिनके हाथ में पावर है ना, उन्हें हैंगओवर है अपनी पावर का। जी। ये हैंगओवर रहेगा और तब तक रहेगा जब तक आप कानून नहीं जान जाओगे। जब आप सामने बैठते हो ना, अपने देश में क्या होता है कि कोई इंसान एक नॉर्मल से एक पुलिस स्टेशन में जाकर एसएचओ से बात करने में घबराता है। क्यों? उनके लिए ही बने वो पुलिस स्टेशन, बट फिर भी वो अंदर जाना नहीं चाहता। क्योंकि जिस तरह से बदतमीजी होती है ना, या वो अपने देश के कानून को नहीं जानते, अपने अधिकारों को नहीं जानते। अगर वो उन चीजों को जान ले, जिसकी मैं कोशिश करता हूं, कोई भी नए वकील साहब हो, लॉ स्टूडेंट हो, किसी पर केस हुआ है या कोई नाम किसी का किसी केस में आ गया है, उन सबको जानना चाहिए उनके अधिकार क्या है। क्योंकि ये चीजें ना कभी वो ऊपर बैठे हुए लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप देश के कानून को जानो, आप अपने अधिकारों को जानो। एक इंसान तभी तक ही आपको दबा सकता है जब तक आपको वो चीज पता ना हो। तो बेटर है कि हम जान लें। हालांकि आजकल तो अपना देश बहुत ज्यादा एडवांस है सोशल मीडिया पर, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको देख के आपको नींद आती है। आप नॉर्मल से पॉडकास्ट लगाओ, नॉर्मल सी वीडियोस लगाओ, रील्स देखो, बट रील्स में थोड़ा अधूरा होता है। और मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है, जब मैं किसी पॉडकास्ट में होता हूँ, एक आप सवाल पूछते हो, मैं उसको इलेबोरेट कर रहा होता हूँ, इतना जो दूसरा सवाल आता है ना, तो यहाँ से वो कट हो जाता है। कई बार लोग कमेंट करते हैं वीडियोस में कि सर वो पूरा नहीं बताया आपने। पूरा बताने के लिए बहुत घंटे का पॉडकास्ट लगता है। तो ये मैं बस चाहता हूँ क्लियर करना, ताकि हम आगे जब अपने सवालों पे जाएं और कोई अगर जवाब आधा मिले तो समझ जाना उसकी कहीं ना कहीं आपको वीडियो मिलेगी, उसको पूरा आप जरूर देखना। श्योर सर, श्योर, हम ऐसी कोशिश करेंगे। ये सवाल सर, आप एक क्रिमिनल लॉयर है, आपका रोल हो जाता है क्रिमिनल को बचाना।
क्या आपने कभी कोई ऐसा केस लड़ा है जहां आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है वो गिल्टी है, आपको अंदर से पता है मन से कि मेरा क्लाइंट तो गिल्टी है, लेकिन मेरा काम एज ए प्रोफेशन इसको बचाना है? देखो, मैं आपको 2-3 चीजें मैं क्लियर करता हूँ। पहले तो मैं आपके वर्ड्स को क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं वकील हूं तो हमारा काम है वर्ड्स को पकड़ना। जी। आपने बोला ऐसा कोई क्रिमिनल आपके सामने आया जिसको आपने बचाया हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट जब केस को शुरू करता है तो वो सामने वाला क्रिमिनल होता ही नहीं है हमारी नजर में। वो क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल तब होगा जब उसका दोष सिद्ध हो जाएगा। एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देश का कानून यही बोलता है। और अगर निचली अदालत ने उसको सजा सुना भी दी तो भी उसके पास अपील करने का अधिकार है, तो भी आप क्रिमिनल नहीं बोल सकते। वो भी अपील में चला गया। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया अपील, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। मेरी नजर में जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक उसको क्रिमिनल बोलना, अपने देश के कानून में इंसान के निकलने के बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं। सिर्फ कारण यह है कि आर्टिकल 21 सबके लिए है, लाइफ एंड फ्रीडम। आपको लिबर्टी जो मिलती है ना, ये लाइफ एंड लिबर्टी, तो लाइफ एंड लिबर्टी क्लियर वर्ड है कि आपको अपनी जिंदगी भरपूर जीने का अधिकार है। भरपूर मतलब भरपूर। तो कोई भी उस जिंदगी का थोड़ा सा पार्ट भी, इसीलिए बोलते हैं ना, मान लीजिए पुलिस वाला आपके घर पर आया, आपको उठाकर ले गया और बताया नहीं वो पुलिस वाला है, कहां लेकर जा रहा, क्यों लेकर जा रहा, तो किडनैपिंग है, चाहे कोई भी पुलिस वाला हो। तो इसीलिए ये लाइफ एंड लिबर्टी का जो कंसेप्ट है ना, ये क्लियर करता है इंसान को जिंदगी जीने के लिए। जिस तरह से कि मैं आपको नहीं मार सकता, उसी तरह से आप अपनी जिंदगी भी नहीं ले सकते। मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते, करोगे तो अपराध है। तो बात आती है कितने ऐसे लोग, ऐसे तो कई सारे लोग हैं, मैं कितने आपको एग्जांपल्स दूं। जब वो सामने वाला हमारे सामने आता है ना, एक अच्छे किसी वकील के सामने आएगा, तो इंसान यही सोच के आता है उसने अपराध कर दिया। बट अपराध हुआ कि नहीं हुआ, उसकी प्रोसीडिंग की बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से पूरा गुजरना होगा। वो बेशक सोच कर आए उसने अपराध कर दिया, मेरी नजर में वो अपराधी नहीं है। अभी मैं उसको डिफेंड करूंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे केस बढ़ेगा, जज साहब के सामने हम लड़ेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को बोलता हूं, जब कोर्ट में केस चलता है ना, तो माहौल बहुत गर्म होता है। कई बार हमारा क्लाइंट सोचता है कि हमने उसके अगेंस्ट में कोई वर्ड बोल दिया। अभी जैसे रिसेंट में मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था, तो वहां पर फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे किसी इंसान को जब अरेस्ट करते हैं ना, मान लीजिए कोई आया, एक्स नाम के बंदे को, पुलिस पहुंची दूसरे स्टेट की, उसको आके अरेस्ट कर लिया, उसको उठाकर ले गए, वहीं पर वो अरेस्ट मेमो बनाएंगे और वहां और भी फॉर्मेलिटीज हैं। जब वो वहां कोर्ट में पूछा, दूसरे स्टेट की पुलिस आई थी, जब मैं वहां पर मैं खड़ा था वहां पर, सभी को, अगर आपका नाम किसी भी अपराध में आए, कोशिश करो इमीडिएटली वकील साहब करो, इमीडिएटली। लोग आपको बोलेंगे नहीं, लोग कहते हैं वकील साहब की जरूरत क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि वकील साहब की एंट्री तब होगी जब कोर्ट में चार्जशीट लगेगी, चार्जेस फ्रेम की स्टेज आएगी। गलत। अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हो तो बिल्कुल ऐसा होगा, पर अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो पहले दिन उसी क्षण से आपको वकील साहब की जरूरत है। मैं कोर्ट में खड़ा था, तो मैंने बोला कि ठीक है जज साहब, जो प्रोसीडिंग्स चलेगी वो चलेगी। अब आप या पीसी दोगे या फिर जेसी दोगे, मतलब या तो पुलिस रिमांड होगा या वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी किए हैं, जैसे कि अरेस्ट मेमो देखना चाहता हूँ, सर्च एंड सीजर देखना चाहता हूँ, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देखना चाहता हूँ। तो ये चीज जो नॉर्मल प्रैक्टिस में है नहीं। आप मेरी वीडियोस देखोगे, जितने पॉडकास्ट से मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो मैं किताबी बातें कम करता हूं, मैं प्रैक्टिकल बात ज्यादा करता हूं। ये प्रैक्टिकल है, आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को, आप मुझे दिखाओ। एग्जैक्टली मैं उनको वो बताना चाहता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस लिया कोर्ट्स में जाकर, सीख कर। आप बहुत ज्यादा सीखते हो जब आप खुद से कुछ करते हो जी, और लिमिटेड सीखते हो जब किताब को पढ़ के कुछ करते हो। बिल्कुल सही बात है सर। किताब में तो अरेस्ट करना लिखा है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटे में पेश करना लिखा है। वहां ये कहां लिखा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट में खड़े होकर देख सकते हो, पर आप देख सकते हो क्योंकि आपके अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग हो रही है। जब मैंने वहां पर देखा और मैंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देखे, तो वहां पर साइन था वहां पर, बट मेरा क्लाइंट भी था। मैं क्या बोला, जनाब ये जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने का एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स है, मेल शाह के जजमेंट में क्लियर कर दिया कि आप ऐसे नहीं बस कोर्ट में साइन करा लिया, ये नहीं चलेगा, और इससे साइन यहीं पे करवाया। मैं क्लाइंट से बोला, आप निमा खड़ा था हो, मैं तूने ये साइन अभी किए है ना? उसने मेरी साइड देखा, उसने बोला हाँ। यहां पर क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है एक मेरा मेरे क्लाइंट के साथ। अगर वो मेरी आंखों को नहीं समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं बातों को नहीं समझ पा रहा है, कई बार उसको लगता है मैं गलत कर रहा हूं। कई बार हम बोलते हैं ठीक है माय लॉर्ड्स, अगर ये ग्राउंड नहीं बनता तो आप मेरी पिटीशन को डिसाइड कर लो, आप मेरी बिल को डिसाइड कर दो। वो सोचता है मेरी बिल डिसमिस हो रही है।
हमें जज को बताना पड़ता है कि कानून क्या बोलता है। केस को लड़ना फैक्ट के साथ, केस को लड़ना क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ। क्वेश्चन ऑफ लॉ आते ही वेटेज बन जाता है कि कानून ये बोलता है, स्टोरी तो कोई भी सुना देगा। तो जो केस कोर्ट में चलते हैं, हर इंसान ये सोच के आया उसने अपराध कर दिया, बट वकील ये बात नहीं सोचता। वकील कहता है नहीं, तूने अभी अपराध नहीं किया, तू अपराधी नहीं है, अभी हमको लड़ने दे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जी सर, थैंक्स फॉर टेकिंग दैट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि जब हम एलएलबी करते हैं, लॉयर बनने के लिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लॉयर बनते हैं, हम अलग अलग टाइप, कोई सिविल का लॉयर बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, कोई किसी और चीज़ का बनता है। आपने क्रिमिनल लॉयर बनना ही क्यों चूज किया, या ऑर्गेनिकली हो गया था? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। सवाल इसलिए बहुत अच्छा मैं बोलूंगा आपको कि जब हमें सनद मिलती है, या फिर हम बोलें हमें जब प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, या हमें जब डिग्री मिलती है, वहाँ कहीं नहीं लिखा होता कि हम कौन से वकील बनेंगे। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स तो एक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं, सर्जन बन जाते हैं, किस फील्ड में जाना है। ऐसा हमारी उन पे नहीं लिखा होता, डिग्री मार्कशीट में नहीं लिखा होता। हम खुद चूज करते हैं हम कहाँ जाएंगे। पर मैं एक बात आपको बताऊं कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है ना, और ये बात कनेक्ट करेगी सबको, जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, क्योंकि ये बात बोली पहली बार मैं रहा हूं। होता क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है ना, ये वो डिसाइड नहीं करते कि वो किस फील्ड में जाएंगे। नो, वो सोचकर तो कुछ और आते हैं, पर उनके पास जिस तरह के केसेस आने शुरू हो जाते हैं ना, वो उस तरह के वकील बन के रह जाते हैं। दैट्स अ वेरी इनसाइट जी, क्योंकि प्रैक्टिस, अब मान लीजिए कोई एक नए वकील साहब आए, वो चाहते हैं अच्छा क्रिमिनल वकील बनना, पर उनके पास सारे के सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। हालांकि वो भी क्रिमिनल है, सेक्शन 12 का केस वो क्रिमिनल में जाता है, 498 की एफआईआर भी क्रिमिनल में जाती है, पर वो यहां पर चाहते हैं क्रिमिनल केसेस लड़ना। मैं रेप केस लड़ूं, मर्डर केस लड़ूं, एनडीपीएस केस लड़ूं, पॉक्सो केस लड़ूं, मैं पीएमएलए केसेस को लड़ूं, मैं पीसी एक्ट में जाकर पुलिस वालों के अगेंस्ट एक्शन करूं, सब चाहते हैं लड़ना, पर किस्मत साथ नहीं दे पाती बहुत सारे वकीलों की। जी दोस्त, होता क्या है कि कोर्ट में ना, होता क्या है कि जब भी कोई इंसान वकील बनता है, अगर वो फैमिली से बहुत स्ट्रांग है, तो कई बार इंसान उस कंफर्ट जोन की वजह से कोशिश करना नहीं चाहता, एफर्ट लगाना नहीं चाहता। एक बहुत बढ़िया किसी बहुत महान आदमी ने एक बात कही है कि सक्सेस आपसे कीमत मांगती है। आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ खोने के लिए है? अगर कुछ खोने के लिए है तो आपको सक्सेस मिलेगी और अच्छी मिलेगी। अगर आपके पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मुझे किसी ने सवाल पूछा, उसने बोला कि वकील साहब, अब जैसे कोर्ट में आप केस लड़ोगे, तो उन्होंने बोला सर वकील साहब कोशिश तो बहुत करते हैं, पर हम उस फील्ड में जा नहीं पाते, केसेस हमारे पास आ नहीं पाते। मैं फिर बोल रहा हूं, आप जब क्रिमिनल वकील बनते हो ना, तो आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है कि बार बार लगता है कि अब ये बात मुझ पर आएगी। एक बहुत बढ़िया मूवी गोविंदा की, उसमें बोलता है कि जब बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है ना, तो उसकी जो भी कुछ कीमत होगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। क्रिमिनल वकील बनना और क्रिमिनल वकील बने रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जी, इंसान सोचता तो है कि मैं क्रिमिनल वकील बनूंगा, बट जब केसेस नहीं आते ना, उसको अपनी जिंदगी को तो चलाना ही है ना। करेक्ट। तो पैसा कहां से कमाएगा, घर कहां से चलाएगा, तो वो सब चीज देखनी पड़ती है। सर, एक क्रिमिनल लॉयर, आप इतने साल से प्रैक्टिसिंग हैं, ये क्या थोड़ा पर्सनल तौर पे रिस्की भी होता है? बहुत रिस्की होता बहुत धमकियां वगैरह आती होंगी या इस तरीके है। दोस्त, रिस्की नहीं, बहुत रिस्की होता है। कुछ शेयर कर पाएंगे सर थोड़ा बहुत, बिना नाम लिए? देखिए, ऐसे ना कई सारे केसेस हैं हमारे पास, जैसे मैंने मर्डर केसेस बहुत लाइफ में किए हैं जी। तो मर्डर केस जब हम कोर्ट में फाइट कर रहे होते हैं, ये भी हो सकता है जिसका मर्डर हुआ दूसरे गैंग का एक सदस्य था जी। तो जब मर्डर केस कोर्ट में लगता है ना, तो आप एक बार वहां का माहौल देखो। जिसके लिए मैं केस लड़ रहा हूं, जो जेल में है, उसकी तरफ से 15-20 अच्छे खासे मुस्टंडे आते हैं, और जो मरा है, जिसका केस चल रहा है, वहां से भी 10-12 लोग आते हैं। कोर्ट में कभी भी क्लैश हो सकता है, और कोर्ट में हम लोग को दलीलें दे रहे होते हैं। बड़ा आसान है मेरे पीछे एक आदमी खड़े होकर मुझे धमकाना जी, बट उस धमकी में जल्दी से एक अच्छा वकील आता नहीं है। उसी टाइम चाहे एक वकील कोर्ट खाली करा सकता है। सिर्फ जज साहब को उसको एक रिक्वेस्ट देनी है जी, उसको बोलना है कि जनाब, मामला थोड़ा सीरियस चल रहा है। हालांकि अपने देश का कानून क्या बोलता है, जो भी कुछ प्रोसीडिंग चलेगी ओपन कोर्ट में चलेगी, तो आप कोर्ट खाली कैसे करा सकते हो? ये पॉक्सो केस थोड़ी चल रहा है। बट आप अगर चाहो, वकील साहब अगर चाहे, तो उस कोर्ट को उस वक्त खाली करा सकते हैं। एक अच्छे क्रिमिनल वकील की जान तो दांव पे लगी ही रहती है जी, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। पर फिर भी मैं यही बोलूंगा, अगर आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो,
किसी का हक नहीं छीन रहे हो, किसी का पैसा लेकर काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। और ये सब चलता है सर, कोर्ट में सीरियसनेस चलती है और जान को खतरा रहता है, वो हमेशा ही रहता है जी। एक क्रिमिनल लॉयर जो है सर, और एक क्रिमिनल या आपकी नज़र में बोले कि एक इनोसेंट आदमी जिसका आप केस लड़ रहे हैं, इनोसेंट सही वर्ड बोल रहा है, हाँ, क्रिमिनल तो नहीं सुनूंगा उनकी मैं। उनकी उनकी जो ज़िंदगी है कहीं पे आके ज़रूर टकराती है। कुछ ऐसा उदाहरण बताइए कि सर जहां आपको लगता है एक बहुत इनोसेंट आदमी जिसको झूठा फंसाया गया, अगर आप एक एग्जांपल से बता सकें, वो आपके पास आया, देन आपने उसकी जर्नी को थोड़ा ट्विस्ट किया, हेल्प किया, क्योंकि आपका बहुत कई सारे केस हैं ऐसे, पर मैं आपको फिर भी एक बात बोलूंगा जी। थोड़ा सा एग्जांपल देकर। जी। पता है क्या होता है, सच और झूठ के बीच में कुछ होता है ना, जिंदगी जीने मतलब जीवन और मरण के बीच में भी कुछ होता है। उसी तरह से जब एक इंसान हताश होता है ना, हताश होता है, तो कहता है अब तो कांड हो गया, जेल में जाना कंफर्म है। अगर वही इंसान थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अगर अपने आप से सवाल पूछ, जवाब मिल जाते हैं उसे। बहुत सारे लोग आते हैं जो इनोसेंट है, उनका नाम आ गया, वो आते हैं, कांप रहे होते हैं, फेस पर बोलने के लिए नहीं होता, फेस पीला पड़ा होता है। मैं किन केसेस की बात कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे केस की बात नहीं कर रहा, थप्पड़ मार दिया, ये सब बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पॉक्सो की, एनडीपीएस की, मर्डर केस की, रेप की, गैंग रेप की, पीएमएलए की। पीएमएलए में तो बंदा आगे पैसे की बहुत कुछ करके बैठा है, पर फिर भी जब नाम किसी का आता है ना, तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, फिर चाहे वो ईओडब्ल्यू के मामले क्यों ना रहे। ऐसे में जब भी हम लड़ते हैं पुलिस वालों के अगेंस्ट, मतलब हमेशा ही वैसे तो पुलिस के अगेंस्ट ही लड़ते हैं, जब हम पुलिस वालों के अगेंस्ट जब एफआईआर करवाने के लिए जाते हैं, पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, तो उसमें पुलिस वालों के अगेंस्ट हम एफआईआर करवाते हैं। अगर आपसे किसी ने रिश्वत मांगी, आपके साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, तो आप क्या करोगे? आप विजिलेंस में जाओगे, आप प्रिवेंशन ऑफ मतलब ये करप्शन जो एंटी करप्शन है वहां जाओगे, कंप्लेंट दोगे, हम उनके अगेंस्ट भी केस लड़ते हैं। तो मैंने कई सारे पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़कर मेरे ऑफिस में बैठे हुए देखा है, जो अफसर बोलते हैं अपने आप को, सो कॉल्ड अफसर। जी। जब नाम आता है ना कि करप्शन हो गया, पैसा ले लिया, एफआईआर लॉन्च हो गई या होने वाली है, वकील साहब बचाओ। तो ऐसे में जो इनोसेंट लोग हैं ना, आप उनसे सवाल पूछोगे, वो सिर्फ रो ही रहा होता है, उसे बताने के ज्यादा कुछ होता नहीं है। कुछ पूछते हैं वो रो पड़ता है। इतने अच्छे लोग जो कि दिल से बहुत मजबूत हैं, वो लोग भी ये समझ लेते हैं हमारी जिंदगी खत्म। पर मैं सबको बोलना चाहूंगा, जिंदगी के साल 6 महीने जेल में आपके कट भी गए, जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है जी। डरने वरने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आपसे कांड हो गया हो और चाहे तो आपका नाम आ गया हो, डरो नहीं। जैसे अगर कोई बीमारी हो जाए, अच्छा अगर डॉक्टर आपके साथ है ना, बचा के ले आएगा, उसी तरह से आपके साथ कुछ कांड हो गया, अच्छा वकील आपके साथ है, निकाल के ले आएगा। वकील में दम होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन सर आपने बोली। कोर्ट में बोलना कोई खेल नहीं है, आसान नहीं है जी। जज साहब तो हर थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद सोचते हैं मैं चुप करा दूं इसको, जी। वकील चुप हो जाए, अरे यार हमें तो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, तो जी। हमें ड्यूटी बोलना है, जी। हमें आप कैसे चुप करा दोगे? पर इनोसेंट लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी भर हमेशा मेरे इस बात को गांठ बांध लेना, आप पर कोई भी केस मुकदमा दर्ज हो, भागना नहीं, डरना नहीं, छुपना नहीं, किसी के बहकावे में मत आना। नोटिस आया है, नोटिस की कंप्लाइंस करो, जाके ज्वाइन करो इन्वेस्टिगेशन। भागोगे जिंदगी बर्बाद कर लोगे, भागना नहीं है। अच्छे वकील साहब से मिलो, अपनी पूरी बात बताओ, वो आपको अपना निकाल के ले आएंगे। जी सर, बेल का एक मुद्दा है जिसके लेके लोग बहुत जागरूक होना चाहते हैं, जानते हैं, जिसके साथ भी केस चल रहा है उसे बेल चाहिए, अंदर जाते हैं। कितनी तरह की बेल होती है सर? आप सर देखो, बेल वैसे तो कंसेप्ट देखे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बोलना शुरू करेंगे 2-4-5 घंटे लगेंगे जी। कि बेल पर, क्योंकि जैसे मैं क्रिमिनल वकील हूँ तो रोजाना हमारे सामने यही बातें आती हैं। जी। जी। बट फिर भी आपने बोला कितनी तरह की बेल है, तो लोग जो जानते हैं उसको समझ लो, जी। बाकी तो अंदर बहुत कुछ है। जी। एक आदमी को उठाया, उसको जेल डाल दिया, इसको बोलते हैं रेगुलर बेल। जी। अब यहाँ पे कुछ कैचेस आते हैं कि सर जेल डाल दिया तो ही रेगुलर बेल नहीं। जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मेमो बन गया, अब यहां से शुरू होगी रेगुलर बेल की प्रोसीडिंग्स। अब आप रेगुलर बेल ही लगाओगे। रेगुलर बेल आप मजिस्ट्रेट साहब के पास लगाओगे, सेशंस कोर्ट लगाओगे, हाई कोर्ट लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट लगाओगे, ये बातें अलग है। अगर मामला कोई भी ऐसा है जो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, अब लोग बोलते हैं साहब कितने साल तक के मामले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, ये कहना गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि आप 467 एक सेक्शन है फॉर्जरी का, या 338 में फॉर्जरी का सेक्शन बोलो, जिसमें अप टू लाइफ है, उम्र कैद तक का है। यहीं पर 409 एक सेक्शन है आईपीसी का, जिसको कि 316 सब सेक्शन 5 नया कानून आ गया, उसमें भी लाइफ है। पर ये ट्रायल बाय तो मजिस्ट्रेट है,
तो मजिस्ट्रेट है, सेशन तो है नहीं, तो यहां पर जो रेगुलर बेल लगेगी मजिस्ट्रेट के पास लगेगी। अब मध्य प्रदेश चले जाओ, तो ये जो केस है ये ट्रायल बाय सेशंस है। तो जितनी भी मैं बातें बोलता हूं, मैंने आपसे क्या बोला कि मैं बातें बोलता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है जी। किताबी बातें अगर करूं तो किताबों के हिसाब से आपको अपने अपने स्टेट की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और ट्रायल बाय क्या है। बट मैं बता दूं किताबों में यही लिखा है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट जो केस है, मजिस्ट्रेट के पास रेगुलर बेल लगाओगे आफ्टर अरेस्ट। I'm not talking about that he is sent behind the bars. I'm talking about as soon, I mean, as police officials arrest that person, you will move an regular bail application, not anticipatory bail application. जब भी कस्टडी में आ गया रेगुलर बेल एप्लीकेशन है। जैसे कोर्ट में पेश किया गया पहले दिन की बात कर रहा हूं, वो रेगुलर है, तो रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाओगे। आपने नीचे लगाई, आपने चीटिंग फॉर्जरी का मामला था, डिसमिस हो गई, जेल बंदे को आप भेज देंगे उसको। अब आप सेशंस कोर्ट में लगाओगे। नीचे अगर कुछ भी मजिस्ट्रेट ने गलती कर दी, उसकी रिवीजन आप सेशंस कोर्ट में लगाओगे। ये तो है रेगुलर बेल का कंसेप्ट। जब एक इंसान अरेस्ट हो गया, अब एक इंसान का नाम किसी केस में आया, अभी नाम उसका आया है, आते ही वो चाहता है कि मैं बिफोर अरेस्ट बेल ले लूं, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। आपको एप्रीहेंशन है, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट आपके सामने आ जाता है। अब एंटीसिपेटरी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं लगाई जाती, उसकी जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है वो शुरू होता है सेशंस कोर्ट से। सेशंस कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, बेल आपकी डिसमिस हो गई, आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट ने बेल नहीं ली, आपकी बेल को डिसमिस कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इन्हीं तीनों के अंदर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बेल मिलनी ही नहीं, केस कोई भी हो, मैं बात नहीं कर रहा हूं चीटिंग फॉर्जरी की, मामला आपका पॉक्सो का हो, मामला आपका एनडीपीएस का हो, मामला ईओडब्ल्यू का हो, पीएमएलए मामला आपका आ गया, किसी भी एक सीरियस ऑफेंस में, मर्डर में आ गया, हाफ मर्डर में आपका नाम आ गया, तो नाम अगर आपका आ गया है तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट में लगाई, बेल डिसमिस हुई। आपको लगता है कि नहीं मैं बचूंगा नहीं, पर मुझे अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, 10 दिन का टाइम मुझे मिल जाए किसी भी तरह से। तो जैसे ही आप हाई कोर्ट में जाते हो, ये प्रैक्टिकल है बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होता नहीं किताबों में नहीं है ये। तो जैसे ही आप हाई कोर्ट बेल लगाने के लिए जाते हो, जैसे आपने बेल लगाई, आपने आर्ग्यू किया, बेल डिसमिस हो रही है, इमीडिएटली टाइम मांग लो। आप क्या बोलोगे? काइंडली अलाउ मी 3 weeks ऑफ टाइम सो दैट आई कैन मैनेज माय फैमिली एंड आई कैन टेक केयर ऑफ देम और एंड आई विल सरेंडर बिफोर एनी आई मीन पुलिस कॉप्स। आपने ये बात उसको बोल दी तो आपको वो 3 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, 3 हफ्ते में सरेंडर करो, 3 हफ्ते की बेल मिल गई ना, छोटे बच्चे आपको मैनेज कर लो उनको। तो ऐसा भी हो सकता है, ये है एंटीसिपेटरी बेल। अब सवाल आता है कि सर एंटीसिपेटरी बेल एक बार तो डिसमिस हो गई, दोबारा लगा सकते हैं? आप लगा सकते हो, बट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस क्या है? जजमेंट्स की बात एक अलग आती है, किस जजमेंट के हवाले पे आप बेल लगा रहे हो। ये दो थी, एक रेगुलर बेल, एक एंटीसिपेटरी, लोग इसको ही जानते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी तरह की बेल होती है, वो तो जब भी कभी आप बेल पर इंडिविजुअल पॉडकास्ट करोगे मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा जी, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ रह गया। डिफॉल्ट बेल रह गया, पैरोल रह गया, इंटरिम बेल रह गया, इसके अलावा ट्रांजिट बेल रह गया, ऐसी बहुत सारी बेल है जिसको डिटेल में हम तब भी बात कर पाएंगे जब कोई अलग से इसका पॉडकास्ट बने, वरना तो ये पॉडकास्ट आपका बेल पे खत्म हो जाएगा सर। जी ठीक है सर। आपने सर एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो वकील है ना उसको कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे नए नए वकील ये सुनते हैं, उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि पुलिस स्टेशन में चला जाता है, उनका दिल टूट जाएगा। तो आप क्यों सर ऐसा कहते हैं कि एक वकील को पुलिस स्टेशन नहीं जाना? मैंने ये वर्ड कभी एब्सोल्यूट वे में नहीं कहा कि किसी को भी, कोई भी जो वकील साहब है उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए जी, क्योंकि ये हमारा ऑर्बिट का पार्ट है, हमारा यही है प्रैक्टिस का जो सर्कल है ना, उसमें पुलिस स्टेशन भी आता है। इसीलिए आप देखोगे कि अक्सर किसी किसी पुलिस स्टेशन में वकीलों और पुलिस वालों के बीच में टन जाती है। कारण क्या है? देखो ऐसा होता है सर कि आप दो ज्ञानवान टकराएं और वो भी बेवकूफ टकरा जाएं, मतलब कुछ लोग भटक जाते हैं रास्ते से, अब जी जी जी, तो वहां ब्लास्ट ही होना है, वहां बचना नहीं है कभी भी कोई भी चीज जी। अब मान लीजिए एक समझदार है एक बेवकूफ से बात करने चला गया, एक वकील साहब, उन्हें कानून का ज्ञान है, अच्छी नॉलेज रखते हैं, समझदार वकील है, और वो अननेसेसरीली किसी से भिड़ेंगे नहीं, ये कंफर्म है जी। अब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में एक प्यादा सा वो हवलदार बैठकर बदतमीजी कर दे, सर ईगो सबकी है, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है, हम उसको प्रूव कर देंगे इसने बदतमीजी की है। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है कि पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, हम प्रूव कर देंगे इस बात को उसने बदतमीजी की है जी। और अगर हम बदतमीजी में उतर आए तो उसी पुलिस स्टेशन में 2 मिनट में भीड़ लग जाती है वकीलों की, जवाब दे, जब मैं तुझसे बदतमीजी नहीं कर सकता
तेरी भी एक रेपुटेशन है, आर्टिकल 21 तेरा है, जी तो मेरा तो तेरे से ज्यादा है। जी कम ज्यादा किसी का नहीं होता, पर ज्यादा इसलिए है मैं वकील अपनी एक हैसियत में आया हूं। 41D ने मुझे, सीआरपीसी ने मुझे पावर दी है मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए। तू होता कौन है रोकने वाला? जी तू है कौन और तू मुझे रोक रहा है? वर्दी पे मैं फिर बोल रहा हूं, अभी थोड़ी पहले शुरुआत यहीं से की थी कि हैंगओवर है लोगों को पावर का। जी उस हैंगओवर को उतारना बहुत जरूरी है। हैंगओवर को उतारने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उनसे ज्यादा नॉलेजवान बन जाओ, और या फिर उनको बताओ हकीकत क्या है। बताओगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। बदतमीजी ऊपर बैठे हुए अफसर लोग जल्दी से करते नहीं है, पर नीचे जितना आप आते जाओगे, हवलदार, हेड कांस्टेबल, एएसआई, ये बदतमीजी कर देते हैं, एसआई बदतमीजी कर देते हैं, इंस्पेक्टर जो एसएचओ बैठ के बैठे वो गलती कर देते हैं। तो इस गलती का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। एक वकील को नहीं जाना चाहिए पुलिस स्टेशन। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप उन लोगों से बहस करने जा रहे हो जो शायद बदतमीजी हो सकती है वहां पर, उससे बचने के लिए, पर आपको जाना पड़ेगा। हमारा ये काम है। मेरे क्लाइंट को किसी ने उठा लिया और गलत तरीके से उठा लिया, अरे मैं बोलता हूं पुलिस वालों को सही तरीके से तुमने उठा लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आऊंगा अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ना जी अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आऊंगा। ये तो मेरी पावर है, ये तो मेरे ही पाले की बॉल है ना, जैसे मुझे खेलूंगा उसको। करेक्ट। अब मैं अपने क्लाइंट जाके मिलूंगा, उससे पूछूंगा तेरे मारा तो नहीं? उसने अगर बोला मारा, गया थाना पूरा सस्पेंड करवा दूंगा, कंफर्म है। थाना भी सस्पेंड हो जाता है सर? बिल्कुल होता है सर। मैं बोल रहा हूं मेरे किसी क्लाइंट को मार के दिखाना, मेरे किसी क्लाइंट को उठा लो, आप तोड़ो ना ढंग से जरा पुलिस स्टेशन में उसे, मैं थाना सस्पेंड करा के दिखाऊंगा आपको। क्यों? कारण है उसका। आप हाथ नहीं लगा सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी भी किताब में नहीं लिखा, गाली देना तक नहीं लिखा। तूने मारा कैसे फिर उसको? मेडिकल कराना, एक इंसान बीमार है, मान लीजिए किसी इंसान को अस्थमा है, अस्थमा है, मेरे साथ मैं जो भी बातें बोलता हूं ना आप समझ जाना, प्रैक्टिकल मेरे साथ। करेक्ट। मैं खामखा ऐसे नहीं बोल पाता, कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता जी। एक क्लाइंट को, किसी को अस्थमा है, उसको पुलिस ने रात को उठाया 7 बजे, ठीक, पुलिस ने भी अरेस्ट नहीं किया है, रात भर रखा हुआ। जिस रूम में रखते हैं ना, उस रूम की हालत क्या होती है, हवालात की सब जानते हैं, मच्छर होते हैं, बदबू बहुत होती है, सब कुछ होती है। उसको एक अस्थमा था, और जो कि ना सॉइल्स की स्मेल से उसको प्रॉब्लम और ज्यादा ट्रिगर हुआ करती थी जी। उसको उस रूम में रखा, वो बेचारा पूरी रात भर खांसता रहा, सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम उसको हो रही थी। उसको कंबल दिए, कंबल में स्मेल होती है, तो एलर्जेटिक होते हैं ये लोग, एलर्जी उनको बड़ी जल्दी ट्रिगर कर देती है। मुझे फोन आया सुबह लगभग कोई 6-7 बजे कि ऐसे ऐसे करके इस बंदे को यहां से उठाया सर, इस पुलिस स्टेशन में, प्लीज आप हेल्प करो। तो मैंने कहा यार हेल्प तो होगी, तू रात से कहां था? रात को बोल देता। कह नहीं सर मैं रात भर में गया, डीसी के ऑफिस गया, इस ऑफिस के, जैसा आपने वीडियो से बोला सर मैं सब जगह गया। मैं सुबह लगभग कोई 8:30 बजे के आसपास, मैं कोर्ट में को जाना है तो मैं मिलता हुआ जाऊंगा, देख लूंगा पूरी सिचुएशन क्या है। मैं जैसे ही गया तो सबसे पहले जब मैंने उससे पूछा इस नाम का बंदा थाने में तुम रात को लेकर आए थे, तो पहले तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं वकील साहब यहाँ पर इस नाम कोई बंदा नहीं है जो बाहर बैठा था, कि वो समझ गया था अभी तक इसको अरेस्ट नहीं करा, और अरेस्ट नहीं करा बिना बात में रात भर रखा, पंगा हो जाएगा। मैं अंदर गया, मैं तेरी बात नहीं मानता, अंदर जाके बात करते हैं। मैं अंदर गया, मैं एंट्री तो होगी, कौन आया कौन गया, एंट्री दिखा दे मेरा बंदा यहाँ पे आया कि नहीं आया। बाद में एसओ साहब मेरे सामने बैठे, मैं कहा जी बंदा आपने उठा रखा है, खांसने की आवाज तो मुझे भी आ रही है, मैं बहरा थोड़ी, मुझे यही बोला इसकी फैमिली ने, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं कहा सर फिलहाल तो सिर्फ आप मुझे मेडिकल दिखा दो, बाकी कुछ नहीं देखना मुझे। आपने इसका मेडिकल कराया, अरेस्ट करा, आप पेश करोगे, कुछ भी करोगे कि आपने इसे मेडिसिन दिए, सब दिखा दो। अब जेन्युइनली बताऊं मैं आपको, उस पुलिस स्टेशन में जितने भी अफसर बैठे थे ना, वो हैंड टू माउथ ऐसे हो चुके थे कि अब क्या होगा थाने के साथ। उस पुलिस वाले ने, उस लड़के ने कुछ भी अपराध किया था, सुबह हाथ जोड़कर उसको छोड़ दिया। या तो तुमने ड्यूटी निभा लेता, उसको अरेस्ट कर ले जेल भेज देता, या तो अपने मॉरल्स को ही निभा लेता कि तू इतना निर्दयी भी हो सकता है कि इंसान को तूने खुद इंसान होकर उसको रखा और इंसान सफर कर रहा है। ये रिश्वत ही खा लेता जी, रिश्वत लेके छोड़ देता, तो हाथ जोड़ के छोड़ क्यों दिया? फिर उसकी फैमिली ने वही, जब कोई भी होता है ना सर, वो डरता है, वो कहता है मैं कोई भी एक्शन करूंगा ना सर तो बाद में परेशान करेंगे। और हम वकील लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा क्लाइंट हमें सपोर्ट ना करे, और हमें जब तक अथॉरिटी ना दे कि सर आप जो मर्जी करो, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली वही, वो छूट तो गया, सब कुछ हो गया, बट वो आज भी उनमें से कोई पुलिस वाला जब कोर्ट टकरा जाता है तो जानता है वो आज भी कि पुराने मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूँगा।
मान लीजिए रात में आप बाइक या गाड़ी से जा रहे हैं, काम नागरिक के लिए मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस वाला आपको रोकता है, आपसे पूछताछ करता है और आपको पुलिस स्टेशन ले जाता है। ऐसे में एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि भाई पुलिस वाला है, मुझसे सवाल पूछ रहा है, कई बार उससे काउंटर क्वेश्चन तक नहीं कर पाते। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, हैंगओवर की जो बात कर रहा हूँ। पुलिस वाला आपको लेकर कौन जाएगा? जो हवलदार होगा। रात को ऐसा ही तो घूम नहीं रहा है बाइक पे गश्त देता हुआ। जिसने आपको रोका था उसको कानून के बारे में कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है उसको, बस आपको रोका, उसने मुझे रोका, मैं ना तो कहीं से आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ, उसने मुझे रोका, हाँ जी कहाँ से आ रहे हो, वो उसकी चेकिंग का पार्ट है। वो रात को देख रहा है कुछ गलत गतिविधियां ना हो, तो मुझे उससे कोऑपरेट करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर मैं घर पे जा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पर है। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन करना। पुलिस वाला कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आपने ड्रिंक करी, आपने गाली वाली देना शुरू कर दी, तो पुलिस वाले को शक होगा ही, वो आपको हवालात लेकर जाएगा ही जाएगा। अब आप कहीं से आ रहे हो, उसने बोला आप कहाँ से आ रहे हो। अब एक इंसान ने 2-4 रील देख के नया कानून सीखा है, आप मुझसे पूछ कह सकते हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो भी थोड़ा अनपढ़ था पुलिस वाला, उसने उसका फोन छीन लिया, उसके तो थप्पड़ मार दिए, इसका पासवर्ड बता। राइट ऑफ प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है, थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया नहीं है, मारने पीटने का कोई लॉजिक नहीं बनता। फोर्सफुली पुलिस अपनी एक जेन्युइन फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है किसी भी इंसान पर, अगर वो उसकी बात को कोऑपरेट नहीं कर रहा है या उसकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक। पर यहां पर पूछना चाहिए, पहली बात तो ऐसे कोई लेकर जाएगा नहीं, और लेकर गया है, फिर वही बात, जितना जल्दी हो सके आपके टच में कोई भी वकील साहब है उन्हें कॉल करो, अगर आपके जानकार है। बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली थी, आपके साथ में एक अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर है ना, आप कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे, बोलते हैं ना। आपका है और नहीं है, आप पुलिस स्टेशन गए, लेके तो पुलिस स्टेशन जाएगा ना, वहां पर सीसीटीवी कैमरा है, उसको सीधा बोल दो, लेके थाने जाए, ठीक है सर अब मेरी एंट्री हो चुकी, सर कैमरा लगा हुआ है, मैंने परमवीर सिंह सैनी की जजमेंट को पढ़ा है। वही साइलेंट हो जाएगा, वो ज्यादा फालतू बातें नहीं करेगा, थोड़ी देर बिठाएगा, हो सकता है कि 751 लगा के आपको सुबह पेश कर दे एसीपी साहब के सामने, हो सकता है। सर किसी ने मान लो मर्डर किया है, जनरली 2-3 साल में हम देखते हैं मर्डर किया हुआ इंसान भी इंडिया में बाहर निकल के आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? एक वकील के तरीके से आप समझाएंगे। आप ये जानना चाहते हो किसी ने अगर मर्डर कर दिया, मतलब किसी का नाम किसी मर्डर केस में आ गया, वो अरेस्ट हो गया और वो भी 1-2 साल में छूट जाता है, ये बात बोल रहे जी हो आप? जी सर 1-2 साल छोड़ो, उसको नेक्स्ट डे छुड़वा सकते हैं हम। कारण है उसका, अपना जो देश का कानून है ना, वो कानून लॉक्ड है। लॉक्ड मतलब कुछ ये गलतियां पुलिस ने की, छोड़ना पड़ेगा सामने वाले। मान लो किसी भी बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने बोला कि इस बंदे का नाम इस मर्डर केस में आया है, उसको उठाया, अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, और जो मैंने शुरू में बोला था सारे पेपर्स को देखना चाहिए, उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही नहीं है, मैं वहीं बैठ जाऊंगा कि मैंने ना तो कोई अपराध किया, ना मेरा मर्डर में नाम आया। एक स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी के साथ बोलेंगे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है ही नहीं, तो मुझे अरेस्ट कैसे किया? बेल देनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। तो अब जो लोग छूटते हैं 1-2 साल 3 साल में, उनका क्या होता है? सर देखो, बहुत सारे ग्राउंड देखे जाते हैं। पहला, मान लीजिए कि किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया, चार्जशीट लगी, बट पुलिस को ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस बंदे ने सच में वो कांड किया है, क्या किसी और ने होगा, बट फिलहाल पुलिस को फाइल भी तो क्लोज करनी है जी। पुलिस के पास सिर्फ स्टोरी एविडेंस कोई नहीं है, तो बंदे की बेल मिल जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़े, एक चश्मदीद था जिसने बोला कि लास्ट सीन थ्योरी बेस्ड ये केस है कि भाई मैं और कोई एक्स और वाई नाम के बंदे, 2 बंदे बुलेट पर बैठ के रात को मैंने देखा 2:15 बजे जा रहे थे, इस रोड से जा रहे थे, इस रोड के एंड में लाश मिली वाई की, एक्स ने उसको मार दिया होगा। अब यहाँ पे चश्मदीद एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक, उसने बोला सर मैंने देखा है, वो लास्ट सीन थ्योरी है। वो पहला बंदा कोर्ट में गवाही देने के लिए आया। अब मैंने सवाल पूछा, क्या ये बात ठीक है कि तू एक्स को पहले से जानता है, जिसके ऊपर ही केस मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके लिए वो जेल में, उसको पहले से जानता है, हाँ या ना? वो कहता है हाँ मैं पहले से जानता हूं। क्या ये बात सही है? आज से लगभग 1.5 साल पहले आप दोनों का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, ना तो बोलेगा नहीं, ना बोले 340 लगा दूंगा उसके ऊपर में। 340 मतलब कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलना जी, अपने झूठे या फिर कोई सबूत दिए। वो बोलेगा हाँ। ये बात सही है कि आपने उसको मारा था, उसने केस दर्ज करवाया था, और आप खुद जेल में उसके केस के अंदर लगभग 10-20 दिन की जेल काट के आए थे, बाद में केस कॉम्प्रोमाइज हुआ था। वो बोलेगा सही है।
फिर बोलते ये बात सही है कि आप लोगों की लड़ाई अभी इस घटना से 10 दिन पहले भी हुई थी, गली सबने देखा था, 100 नंबर पे कॉल हुई थी। अब वो जो विटनेस है ना, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं जाती। तो जब इस तरह से कोई इंसान टूट गया, एक आधी बार रात को मैंने 2:15 बजे देखा था, तो मैंने बोला कि यार क्या ये बात सही है कि तू बोल रहा है कि ये जो घटना थी, ये घटना नोएडा सेक्टर 16 की है, और तेरी फोन की लोकेशन विकासपुरी की दिखा रहा है, तो विकासपुरी क्या कर रहा था? अब वो सवाल पूछता है। हमने बोला कि मैं खुद गया था उस घर पर, और वो तेरे मामा का घर है और तू वहां पर था उस दिन, तो तूने देखा कैसे उसको रात को जाते हुए? फिर सवाल बोलते, तू जानता कोर्ट में झूठ बोलने मतलब क्या होता है? सर मुझे तो पुलिस वालों ने जो बोला सर, मैंने तो वो बोल दिया था सर, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे कह देते हैं लोग। अरे बोलता, वो जानता है उससे भांडा फूटेगा ना वो। अब उसने बोल दिया तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उसका? जीरो क्रेडिबिलिटी होगी ना जी। तो ऐसे कई बार कोर्ट में झूठे गवाह भी बना के खड़े कर दिए जाते हैं। सर जब झूठे गवाह ऐसे बनाए जाते हैं एक्शन होता है उन पर, तो जो जज है उसकी नज़र में क्या दूसरी पार्टी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब केस के कि ये लोग देखो जब केस शुरू होता है ना, तो हालांकि देश का कानून ये बोलता है कि अभी हम उस सामने वाले को अपराधी नहीं मानेंगे, पर सही मायनों में जज कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में उसको अपराधी मान रहा होता है कि भाई इसके ऊपर केस दर्ज हुआ, ये बंदा कोर्ट में लाया गया है। अब ये तो पार्ट हुआ। मैं ये पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, वकील साहब जो पीपी साहब है इधर ही खड़े होते हैं लेफ्ट में जी। लेफ्ट होता है पीपी साहब का, राइट होता है हमारा जी। ये प्रोसिक्यूशन है जी। ये राइट में डिफेंस लॉयर है, सामने जज साहब है, तो इसको हैवी मानते हैं और हमको वो मानते हैं कि भाई ये बंदा डिफेंस करने के लिए ही आया है। अब पहले तो ऊपर है, अब जैसे मैंने तोड़ना शुरू किया उसका पड़ा ठप से नीचे गिर जाता है। वो जानता है अब इस केस में कुछ बचा ही नहीं, मर्डर वेपन वहां पे है नहीं, किसने मारा पता नहीं। मर्डर केस में किसी इंसान को सजा अगर सुनाओगे 2 ही सजा होती है, या फांसी या उम्र कैद, तीसरी को सजा तो है नहीं। इसीलिए बोलते हैं बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट। डाउट करने का तो इतना सा भी कितनी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ये तो पूरी गुंजाइश हो गई जी। ऊपर से उसने बोला कि ये बंदा रात को जाते हुए देखा, जब उसके फोन की लोकेशन निकाली, उसकी फोन की लोकेशन वहां से कम 20 किलोमीटर रात को दूर दिख रही है, और उस आदमी ने रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी को कॉल तो किया, मैसेज तक नहीं किया, फोन उसका बंद पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब वो सो रहा था। पर पुलिस ऐसा नहीं बोलेगी, पुलिस बोलेगी हो सकता है सर अपना फोन छोड़ के गया हो। अगर फोन छोड़ गया तो ये मिले कैसे? ये दोनों बंदे मिले कहां पर, कैसे मिले? कोई फोन किया होगा, बुलाया होगा, बात की होगी। फिर लास्ट कॉल देखते हैं उस बंदे जो मरा उसकी लास्ट कॉल कौन सी आई थी। सर देखो केस को प्रूव करने के लिए थ्योरीज बहुत सारी हैं, तो मैंने आपको बहुत छोटी थ्योरी दी है जी। थ्योरीज बहुत सारी है, इवन चाहे सीसीटीवी फुटेज हो मेरे बंदे का केस उसने मारा है जी, तो भी 65 से प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करोगे उसके बाद वो पूरा ट्रायल से होकर गुजरेगा। ट्रायल में कहीं मैंने कमियां निकाल दी, बंदा बरी हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ, जो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे करप्शन सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो करप्शन कर रहे हैं, कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, कभी ऐसा जज साहब के साथ जब होता है क्या उन पे भी एक्शंस लिए जाते हैं? बिल्कुल लिए जाते हैं सर। देखो एक्शंस तो होते हैं, पर मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है जी। मैं क्यों बोलता हूं ऐसा? एक जज साहब रोजाना कोर्ट में लगभग 50-60 केसेस को सुन रहे हैं, रोज कुछ को सजा भी सुनाते होंगे, रोज कुछ को बरी भी करते होंगे। जिनको सजा सुना दी उसको लगता है गलत सजा सुनाई है, तो वो आदमी उनके ऊपर किस ना तरीके करप्शन का केस दर्ज कराने की सोचेगा। अगर ऐसा ही होने लग जाए तो सर आधी से ज्यादा पुलिस वाले तो जेल में पहुंच जाएंगे। तो जब किसी के ऊपर ऐसा कोई केस दर्ज होता है तो वहां पर एविडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किस तरह के एविडेंसेस हैं वो देखने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पुलिस वाले क्या होता है। आपने बोला, अभी मैं रिसेंट का केस बताता हूं। एक केस में मेरे बंदे का नाम आया, पुलिस वाला बड़ी 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 कसीदे पढ़ रहा था, अरे वकील साहब आपको पता है इसने मार्कशीट बेची है, क्या होगा हमारे जनरेशन का, आने वाली जनरेशन क्या पढ़ेगी, मार्कशीट खरीदे कर रहे हैं। इतनी देर में एक बंदा कहीं से बाहर से आया, बड़ा हेलो हेलो चश्मा लगाता है, हेलो करता है, हाथ मिलाया और उनको एक एप्पल का फोन दिया उसको। मैं कहा सर हमारी जनरेशन कहां जा रही है, आप जैसे पुलिस वाले लेके गिफ्ट ले रहे हैं। आपको पता है पीसी एक्ट में किसका गिफ्ट लेना पुलिस वाले को अपराध है, करप्शन बोलते हैं सर इसे। वो मैं शक्ल देख रहा, मैं कहा इतने बड़े बड़े कसीदे मत पढ़ो जब आपकी बस की कुछ ना हो। मैं बैठा हूं तो आप कसीदे पढ़ रहे हो, देश क्या होगा, आप गिफ्ट ले रहे हो। क्या नहीं नहीं सर ये तो वो। मैं किस लिए, आपने पेमेंट की होगी ना सर इसको, सर मुझे दिखाओगे पेमेंट कहां की थी। मैं कहा सर मैं आपसे आउट ऑफ द कोर्ट या फिर आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन बात कर रहा हूं, इसलिए सर बोल रहा हूं। अभी तो सर है, थोड़ी देर बाद पिटीशन ठोक दूंगा तुम्हारे नाम की। मैं गवाह हूं इस चीज का, और तुम्हारे जहां पर मैं बैठा हूं इस कैबिन में कोई कैमरा नहीं है,
पर ये बंदा बाहर से लेकर आया, इसके हाथ में थैला था, मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को कि आपने यहां पर रिश्वत ली है। देखो सर, होता क्या है, गिफ्ट लेना, अभी आपने करप्शन की बात की ना सर जी, गिफ्ट लेना करप्शन है, बड़ा क्लियर करप्शन है ये। जरूरी है मैं पैसे आपको दूंगा तो ही मैं आपको खरीदूंगा? फेवर भी तो हो सकता है, जी, फेवर नहीं हो सकता? जी, बिल्कुल। करप्शन ही है वो भी, गिफ्ट लिया करप्शन है वो भी। अब पुलिस वाला सोचता है नहीं नहीं, अरे गिफ्ट तो लेके आ जाता है, अरे मेरे बेटे के लिए फोन मंगाया, मेरे बेटे के लिए मैंने अपना टैब मंगाया है, जी, अरे नहीं नहीं मेरा पड़ोसी है, बस छोड़ दो, ऐसा हो गया फेवर। ये सब करप्शन है। क्या पुलिस वाले भी कानून को लेके कम अवेयर होते हैं सर? बिल्कुल इसमें होते भी हैं, अब बात मैं तो बड़ा ठोक के बोल रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल 100% होते हैं। अगर वो कम अवेयर ना हो तो चार्जशीट टूटेगी नहीं ना। चार्जशीट टूटती क्यों है? ये वकीलों के फेवर में जाता है। बिल्कुल। हम बेल कैसे करा लेते हैं? हम उन बारीकियों को पकड़ लेते हैं जो शायद एक पुलिस वाला गलती कर देता। होता क्या है, जब एक पुलिस वाला चार्जशीट बनाता है ना, उसके पास एक परफॉर्मा है, एक फॉर्मेट है। मैं अपने बेटे को अगर फॉर्मेट लिखकर दे दूं ना, और फॉर्मेट बना हो तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जी, तो फिल इन द ब्लैंक्स वो इजीली कर लेगा। करेक्ट। एक पुलिस वाले को आप फॉर्मेट मत दो और बोलो चार्जशीट बना, तो उसमें इतनी गलती निकाल देंगे ना सर, एक छोटा सा वकील इतनी गलती निकाल देगा कि बोलो सर पकड़े बैठ जाए, मैंने कर क्या दिया। जी, हर चीज का तो फॉर्मेट अवेलेबल है, फॉर्मेट अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अपनी एजुकेशन पे, अपनी नॉलेज पर, अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते। मैं सबको नहीं बोलता हूं जी, बट मैक्सिमम को बोलता हूं। मैं जितने पुलिस वालों से मिला हूं वो कहीं ना कहीं लैप्स कर रहे होते हैं, और मैं उनसे पूछता हूं कि सर देखो, मेरा मानना यह है कि हर पुलिस वाले की हर साल कम से कम महीने से 2 महीने ट्रेनिंग होनी चाहिए, और नहीं भी हो रही है तो हर हफ्ते 1 घंटा, चाहे उनका तो ऑनलाइन ही वेबिनार सही, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कानून के बारे में आप कहना चाह रहे हैं? उसी की बात, ट्रेनिंग की बात करो, ट्रेनिंग का पार्ट वही है। जी, सबसे पहले शिष्टाचार सिखाओ ना। जी, आपको बदतमीजी करने लाइसेंस किसने दिया? जी, सर पता है होता क्या है, ये समाज है, एक आदमी नौकरी करता है, बड़े बड़े एक ओहदे पर है, मैं बढ़िया बात बोलता हूं, आप समझना, इस बात को कैच जी, कर लेना। जब एक इंसान बहुत बड़े ओहदे पर होता है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता है, वो सोचता है इस दुनिया को मैं ही चला रहा हूं। जिस दिन रिटायरमेंट होता है फिर वो समाज के पास जाता है कि देखो मैं तुम्हारे समाज का तो हूं, फिर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जी, जब तक तू उस ओहदे पर था तूने समाज की नहीं सुनी, आज समाज तुझे नहीं सुनेगा। जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। जी, अगर लोग इंसान को इंसान समझे ना, मतलब मेरा मानना है आप किसी गलत मत करो। पुलिस वाले कई बार, मैंने मैक्सिमम केस को देखा है, पर्सनल वे में लेकर उस आदमी को बस ठोकना है उन्हें। जी, तेरा नाम मर्डर में आया, तेरे को फांसी करा के छोड़ूंगा, उम्र कैद करा के छोड़ूंगा, कि मेरा डिपार्टमेंट ये बोले देख मैंने कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, मेरे स्टार और लगेगा। अरे नहीं यार, आप ढंग से देख तो लो, क्या पता उसका नाम आ गया हो, करने वाला भाग गया हो। जी, ये भी तो हो सकता है नीचे के अफसरों ने पैसे लेके छोड़ दिया हो। जी, आप यहाँ पे आप बोलते हो कि क्रिमिनल क्यों बन जाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है सर। एक एफआईआर में सर चार्जशीट जो दाखिल होती है उसकी कितनी अहमियत है कि चार्जशीट में क्या क्या लिखा गया? सर चार्जशीट ही सब कुछ है, चार्जशीट ही सब कुछ है। मैं ये बोलता हूँ चार्जशीट सब कुछ है, अगर केस आगे बढ़ गया। जी, फिर बोल रहा हूं अगर केस आगे बढ़ गया, पहले एफआईआर है, पहले कंप्लेंट है। एफआईआर में जो लिखा हुआ है वो डिसाइड करता है केस किस तरह चलेगा। जी, बट एफआईआर इज नॉट इंसाइक्लोपीडिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट इंसाइक्लोपीडिया जो आपको सब बता देगा क्या है क्या नहीं, कैसे हुआ क्यों नहीं हुआ। इसीलिए बनती है चार्जशीट, उसको बोलते हैं पुलिस की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, जिसको पुलिस डायरी आप यूपी में बोलते हो। जी, तो वो बार बार जा रहा है, कहीं गया, पूछने गया, ये करने गया, डॉक्यूमेंट बरामद करने गया, हथियार बरामद करने गया, बंदे को ढूंढने के लिए घर पे गया, नोटिस दिया, कोर्ट लेकर गया, ये सब प्रोसीडिंग्स है, ये सब वो चार्जशीट में डलती है। अब चार्जशीट डिसाइड करेगी कि तेरे को सजा होगी कि नहीं होगी। अगर उस चार्जशीट में पुलिस वाला समझदार, अच्छा, इंटेलिजेंट, आप कभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामलों को देखो, क्या चार्जशीटें बनती है सर, मैंने बहुत पढ़ी चार्जशीट है, जी, हजारों की, 20-20 हजार पेजेस की चार्जशीट लगती है, 50,000 पेज चार्जशीट लगती है। उनको पढ़ते हैं तो हमें उसमें कमियां ढूंढनी पड़ती है। नॉर्मल मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, बड़ा आसान है, पढ़ो फटाफट निकाल दो कमियां कहां पर है। अब जब चार्जशीट बनती है ना, तो चार्ज सब लिखा है। चार्जशीट क्या है? चार्जशीट वो पूरी बुकलेट है जिसके आधार पर आपकी जिंदगी डिसाइड होगी, सजा होगी कि नहीं होगी। उस चार्जशीट में अगर जल्दबाजियां बनाई गई है तो आप बच जाओगे, बहुत सारी कमियां होंगी। आराम से पुलिस ने टाइम दिया है, उसके बाद मेहनत करी है, चांस कम होते हैं। अब यहीं पर भी एक पॉइंट आता है, डिफॉल्ट बेल। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 60 दिन, 90 दिन। अगर चार्जशीट नहीं लगी, 91 दिन आ गया या 61वां दिन आ गया, डिफॉल्ट बेल लगा के हम बंदे को उसको मतलब बेल करा के बाहर निकाल कर ले जाएंगे।
जी। अगर आपने 60 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की, बट सब केस में नहीं, एनडीपीएस में 6 महीने से लेकर और 1 साल तक के प्रोविजंस हैं। इसमें भी वकील लोग गलती करते हैं। वकील गलती क्या करते हैं, 10 साल तक के अपराध है, उसमें 60 दिन में चार्जशीट आनी चाहिए। वो एनडीपीएस को देखते हैं, अरे यार एनडीपीएस है यार, इसलिए तो आई नहीं 6 महीने चार्जशीट। ऐसा नहीं होता। लोगों ने पॉक्सो केस देखा, रहे पॉक्सो केस है, अच्छा 10-20 साल की सजा है, 3 महीने लगेंगे, नहीं, वो 60 दिन में लगेगी चार्जशीट। ये सब एजुकेशन है, ये सब पढ़ाई है, ये सब एक्सपीरियंस है, करते 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 आएगा, एकदम से नहीं आता। मैं थोड़ा सर अपनी माताओं बहनों के लिए जानकारी के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सारी लड़कियां रात में कई बार जा रही होती हैं कहीं पे, उन्हें रोड पे बहुत सुनसान अकेला फील होता है। ये एक यूज़र का कमेंट भी था, मैंने आप ही के कमेंट सेक्शन से इसको लिया है और आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक लड़की पास में घूम रही पीसीआर वैन को कॉल करके बोल सकती है कि मैं अनसेफ फील कर रही हूँ, मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दीजिए? बिल्कुल, ये मैंने बोला अपने पॉडकास्ट में, ये उसका अधिकार, मैंने पॉडकास्ट में कई बार बोला, अधिकार है। पुलिस क्या है, पुलिस को कानून की व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, यही उनकी ड्यूटी है। एक कोई भी महिला, कोई भी लेडीज, अरे छोड़ो सुनसान जगह की छोड़ो, आप घर पर हो, अकेले हो, और घर में रात को 2-3 बज रहे हैं, बहुत बड़ा आपका घर है, आपको लग रहा है घर में कोई घुसा है, चुपचाप से अपने आप को एक कमरे में लॉक करो और इमीडिएटली 112 नंबर पर कॉल करो। मैं यहां रहती हूं, मेरा घर काफी बड़ा है, मेरे घर आसपास से खुला है, दीवारें हैं, कोई कूदकर लूट की इच्छा से या चोरी की इच्छा से या मारने की इच्छा से मेरे घर में घुसाया है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। पुलिस अगले कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी जी। आप सुनसान रोड पे हो, कुछ आपको जाने के नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, 112 नंबर पे कॉल करो, पुलिस वहां पर आएगी, आपको ड्रॉप कर देगी जहां पर क्या एक पब्लिक एरिया होगा जहां से आप इजीली कन्वेंस ले सकते हो। जी। किसी इंसान ने किसी इंसान ने कुछ गलत किया, फिर आपके पैर में चोट लगी, आप चलने के लायक तक भी नहीं, कोई एक्सीडेंट करके चला गया, पुलिस आती है ना। जी। पुलिस आपकी रक्षा के लिए है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़के सबके भी लिए कर सकते हैं? अरे लड़के लड़की में भेद क्या कई है? बार हमने देखा है कि लड़की को मैं वल्नरेबल बोलता हूँ जी, इसलिए इजीली जल्दी पुलिस पहुंच जाती है जी, पर लड़का भी तो यार, उसकी भी तो कुछ डिग्निटी है। लेकिन पुलिस वाले आगे झाड़ देते हैं लड़कों को, अभी मैं तेरी कैब हूँ, क्या सर्विस हूँ तेरी, तूने क्यों बुलाया मुझे? देखो, पुलिस वाला जो गलत होगा ना जी, जो कामचोर होगा जी, जिसको हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है जी, वो तो आगे झाड़ देगा जी, और जो सच में ड्यूटी करेगा वो जरूर बोलेगा ये बात, अरे यार तू कॉल वॉल तो कर लेता, वो कैसा मेरा फोन ही डेड है, लास्ट कॉल आपको ही किया मैंने जी। तो पुलिस वाला हंसेगा थोड़ा, उसको बिठाएगा और छोड़ के आएगा, चल तू मेरे साथ चल। ओके, ओके, ठीक है। अच्छे पुलिस वाले होते हैं सर, अच्छे पुलिस वाले बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं। ईमानदार पुलिस वाले होते हैं सर? सर डेडली ईमानदार तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे मिला नहीं, होंगे बहुत सारे। अच्छा, डेडली ईमानदार नहीं चलो मिले, कैटेगरी वाइज पार्शियली बोल सकता हूँ। कैटेगरी वाइज बोलते हैं सर, ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो रिश्वत नहीं लेते, ऐसे हैं आज भी पुलिस सर मुझे तो मिला नहीं कोई, ये रिश्वत ना ले। मुझे मिला नहीं, हो सकता है मेरे, या फिर ये मान लीजिए मैं रिश्वत क्या कभी लेना देना करा नहीं, ये भी हो सकता है। जी, मुझे मिला नहीं। जिस भी केस में कोई भी उठा सबने ये बोला सर मुझसे इतना पैसा मांगा था, किसने मांगा था? तो मैं कैसे बोलूं ईमानदार? डेडली ईमानदार कौन होते हैं? अभी था तो एक जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अपने देश का क्या होगा सर, जनरेशन का क्या होगा, फोन गिफ्ट ले रहा था जी, अभी तो दिया मैंने आपको एग्जांपल। जी, जी, एक और मिला था मुझे सर, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा एक रैकेट था, उस रैकेट में क्लाइंट का नाम आया, जैसे ही उठाने के लिए बंदे आए, जब मैं उससे मिला, मैं वीरेंद्र वर्मा एडवोकेट ये और वो, उसने बोला अरे वकील साहब देखो किस ओर जा रहा है अपना देश, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ठगी कर रहे हैं, पैसा लोग अकाउंट से उड़ाते हैं, फलाना करते हैं, ढिगड़ाना करते हैं, क्या होगा? एक गरीब आदमी का ये पैसा अकाउंट से उड़ा दिया, बुजुर्ग आदमी का ये पैसा उड़ा लिया, सब उस लड़की ने सुसाइड कर ली। उसने इस तरह से बोला तो मुझे लगा यार अच्छा आदमी मिला मुझे तो वो देख। जब उसको उठा के ले गए, वहां पहुंचे तो पता चला लड़का कल वापस आ गया 10 लाख रुपए देकर। फिर मैंने कहा यार मेरा देश सच में किस साइड जा रहा है? अरे ये एक्टर भी बहुत तगड़े हैं जी, आप समझो, पुलिस वाले आपको आगे एक आम आदमी को उठाते, मान लो रेप केस है, किसी को उठाया और सीधा क्या बोल गया, उम्र क्या है तेरी, बचेगा ही नहीं तू, ना बच ही नहीं सकता। अब जैसे पुलिस वाला वो पूछेगा वकील साहब सर मैं कभी आऊंगा बाहर, अबे आएगा तो अभी आ जाएगा, लड़की का तो मेडिकल ही नहीं हुआ, कंसेंट था ना, 7 लड़की साथ रह रही थी, सब कंसेंट, लड़का था हाँ तो डर क्यों रहा है, मैं करा लूंगा तेरी बेल, कंसेंट प्रूफ किया, बंदा कुछ दिन में बाहर। पुलिस वाले ने उम्र कैद का डर दिखा दिखा के पैसे का अपना लेवल बढ़ा दिया। सर डर का पैसा है ना, गन्ना घुसा दिया, जूस निकाल लिया, फिर घुसा दिया,
फिर थोड़ा जो बचा बचा वो भी निकाल लो उसके अंदर से। ऐसा ही होता है सर पुलिस स्टेशन में तो। सर जब एक आम आदमी कहीं कोर्ट जाता है, उसे एक लॉयर करना है, उससे कोई क्राइम हो गया या कुछ मान लो झूठा उसका नाम फंस गया, तो वो ये कैसे जाने कि ये जो लॉयर है जिसको मैं रीच आउट कर रहा हूँ ये एक सही लॉयर है? कोई 2-3 बातों में आप बता पाएंगे एक अच्छे लॉयर की पहचान, या 5-10 मिनट उससे बात सर आप करते पता हैं नहीं ऐसे लगा में? पाओगे, मैं नहीं मानता पता लगा पाओगे। अच्छा, तरीका नहीं है कुछ, जी कोई चेकलिस्ट नहीं बनी है ऐसी। पर मैं ये जरूर बोलूंगा तरीका है। आप उनके चैम्बर बैठे हो ना, जी अपने केस के सिमिलर केस की फाइल मांग के देखो जी कि सर मेरे केस में ऐसा ऐसा सिनेरियो है। सर मेरे केस में क्या था कि सर मैं एक टीचर हूं, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, और सर वहां की एक लड़की, छोटी लड़की है, जो लड़की की अभी 10th 11th में पढ़ती थी। मेरी एज सर कोई 35 साल है, उस लड़की की उम्र कितनी होगी सर? 17-18 साल। तो सर वो लड़की जब स्कूल से बाहर निकल रही थी, उसने मेरी हेल्प मांगी, तो नोट्स वगैरह जो थे तो उसने मुझसे मांगे। वो मेरे ऑफिस में आई, मैंने सर को नोट सब कुछ दे दिए। उसके बाद में लड़की की माँ ने, क्योंकि उसकी माँ पहले भी स्कूल में आई थी और उससे नोकझोंक हुई थी, लड़की ने बस नोट्स की बात की, उसकी मां ने स्टोरी बना दी और सर केस दर्ज कर दिया कि मैंने लड़की को बैड टच किया। सर सेक्शन 8-10 में मेरा केस दर्ज हो गया। ये स्टोरी है। अब आप पूछो उनसे, वकील साहब से, वकील साहब मेरा पॉक्सो केस है और सर सेक्शन 8-10 का है, सर ये केस कैसे लड़ा जाएगा, सजा इसमें कितनी होगी, क्या पुलिस मुझे नोटिस देगी या अरेस्ट करेगी? इतने में अगर वो वकील साहब आपको 2-4 पहले की फाइलें दिखाते हैं तो समझ जाओ डिट्टो केस लड़ा हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर वो केस के बारे में भी आपको बता पा रहे हैं तो भी समझ जाना उसको एक्सपीरियंस है। सर सब कुछ तो मल्टीपल नहीं होती ना। आज आप मेरे साथ कर रहे हो पॉडकास्ट, तो जरूर पहले भी आपने सेम पॉडकास्ट किए होंगे। करेक्ट। जीवन में पहली बार कुछ शुरू होता है, वकील साहब को मौका बिल्कुल देना चाहिए, पर उनकी नॉलेज चेक कर लेना चाहिए। सर मेरा मानना तो यह है कि वकील कितना बड़ा है उससे जरूरी होता है कितना अच्छा इंसान है। पहले हमें अपने क्लाइंट की जगह पर खुद को बिठाना पड़ता है। मेरी आदत है, मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है ना, उसने कुछ भी अपराध किया, तो सामने जब चेयर्स लगी है ना, तो मैं 2 चेयर बिठाता हूं उसको अपनी इमेजिनेशन में। एक पर तू अपराधी है, एक पर तूने कुछ नहीं किया। अब तोलता हूं मैं उसको, तो बोलना शुरू कर। वो स्टोरी बोलना शुरू करता है, मैं एफआईआर को पढ़ता हूं। अब उसकी स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा निकलता है जो एफआईआर में हो ही नहीं सकता। वहां से फिर मैं क्वेश्चन ऑफ लॉ तैयार करता हूं। तूने ये किया, ओके सर मैं बात कर रहा हूं उससे। उसने बोला सर मुझे तो बहुत मारा पीटा है वहां पर। मारा पीटा है? तुझे उठाया कब था? सर सुबह उठाया 8 बजे। तो पेश कब किया? सर 4 बजे। तो पुलिस स्टेशन में था? हाँ सर पुलिस स्टेशन में था। ये एफआईआर में तो नहीं है। इसको इलीगल डिटेंशन बोलते हैं। मैं उस थाने की सीसीटीवी मंगा लूंगा और इलीगल डिटेंशन में, इलीगल अरेस्ट के मामले के अंदर उसकी बेल ले लूंगा जी। अब वो बैठा हुआ है वहां पर, बात चल रही है कि सर ऐसा हुआ, सर वैसा हुआ, सर थाने में मैंने पैसे दिए, 3 लाख रुपए से इन्होंने मुझसे ले लिए। 3 लाख तूने कहां पे दिए थे? सर पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब के रूम में मैंने दिए थे। मतलब रिश्वत का मामला आ गया, करप्शन आ गया, फिर पकड़ लूंगा। ये सब बातें कभी भी एफआईआर में नहीं हो सकती। सर मैं थाने गया था सुबह 8 बजे, सर लगभग दोपहर में 3 बजे तक, सर जो कंप्लेनेंट था वो सामने था और मांडवाली चल रही थी, सर मैं उसको 2 लाख दे रहा था। मैं कैसे दे रहा था? कैश था। मैं तो टेबल पे दे रहा था, टेबल पे दे रहा था। फिर वही वीडियो मंगा लूंगा। तो एक केस के अंदर जब एक केस सामने आता है, तो मैंने बोला ना कि सामने मेरे कोई बैठा है, तो 2 चेयर्स होंगी वहां पर, एक जहां वो बैठा है फिजिकली, एक जहां पर मैंने उसको इमेजिन किया है। फिर मैं तोलता हूं उसको कि मैं इसको बचाऊंगा कैसे। जी सर, अगले सवाल पे आते हैं। हमारे देश में अक्सर ये देखा जाता है कि जो गरीब आदमी है सर, उसको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। हालांकि कहा जाता है वो भी, उसके पास हक है कि वो अपना वकील मांग सकता है। लेकिन जो अमीर आदमी है सर, वो बहुत जल्दी बेल पा लेता है। ये एक नॉर्मलाइज सी चीज़ है, अनस्पोकन ट्रूथ जिसको हम बोल सकते हैं। आपका एज अ वकील सर क्या टेक है? कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है सिस्टम को, और कितनी सच्चाई है इसमें? सर बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने देश में कानून तो अच्छा है, बचने के बहुत सारे तरीके हैं, अरेस्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर निकलना एक गरीब और अमीर के बीच की जो रेखा है ना, वो ये है कि अपने देश में न्याय महंगा है। ये जो न्याय महंगा है ना, इसकी रेखा को पार नहीं कर पाता गरीब आदमी। गरीब आदमी के परिवार से कोई उठ गया, वो एक वकील साहब के पास गया, उसने एक्स अमाउंट मांगा, तो काफी हैवी अमाउंट वो पे नहीं कर सकता। और दूसरे वकील साहब के पास गया, उन वकील साहब ने लॉ भी करी है, 1-2 साल हुए, उनके पास पहुंच गया, सर मेरे बेटे ने सर मर्डर में नाम आ गया, सर उसको उठा लिया, सर क्या करूं? केस तो लड़ेंगे वकील साहब। अंतर क्या होगा? जिसने एक्स अमाउंट मांगा था उसने उस तरह के हो सकता है 100-150 केस या 10-20-50 केस लड़े होंगे। इन वकील साहब ने केस नहीं लड़ा है। अब वो छोटी छोटी गलतियां जो ये करेंगे, वो उस रास्तों से पार हो चुका है, वो गलती नहीं करेगा।
अब जो डेट मिलती है ना कि गरीब को डेट पे डेट मिलती है, मेरे फटाफट से बेल लेकर निकल जाता है। सर कोर्ट में भी ना बोलना आना चाहिए। कोर्ट में एक बार खड़े हुए जज साहब ने बोल दिया, जैसे हियरिंग हुई, जज साहब ने उठाया, वहां पर फैक्ट चल रहा है, उठाया, ओके 13 अक्टूबर। मैं बोलता हूं अरे जनाब मेरा बंदा जेल में है। सर 13 अक्टूबर चार्ज के लिए अपडेट लगा रहे हो, चार्जशीट लगे जनाब, कब तक बंदा बाहर आएगा? अब देखो तो अच्छा अच्छा अभी जेल में बंदा, अच्छा ओके ओके ओके, उठा के फटाफट डेट अपनी मार्च की लगा दी, क्योंकि जज साहब को भी कई बार पूरे फैक्ट्स नहीं पता होते। अब यहीं पर वो वकील साहब थे जो घबरा रहे थे, अक्टूबर मिला, ओके सर, समझो मेरी बात को। जी जी। अब एक बंदे को सर्च, मैंने बंदे को देखा कि भाई उस बंदे को जब उठाया गया है उसके ऊपर जितनी भी चीजें दिखा रहे हैं कि इसको यहां से उठाया, पुलिस की स्टोरी क्या बोलती है? पुलिस स्टोरी बोलती है इस बंदे के घर पे रेड मारी, जहां पर ये सो रहा था उस गद्दे के नीचे पिस्टल रखी हुई थी, इसकी जेब में कुछ पैसे थे, फोन था, और ये फोटोज वहां पे कुछ रखी हुई थी, और वहीं पर जो शर्ट पहनी थी वो उसी ब्लड के स्टेन लगे हुए थे। ये स्टोरी है। अब पुलिस ने दिखाया सब कुछ, हमने ये बरामद कर लिया, मैं इमीडिएटली 105 की एप्लीकेशन लगाऊंगा। जो कानून ये बोलता है कि पुलिस जब सर्च एंड सीजर अरेस्ट करेगी तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी, वरना उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है। अब पुलिस वो वीडियो नहीं देगी, कोर्ट में बचेगी। एप्लीकेशन लगाऊंगा, सर दे देंगे, नए वकील साहब लड़ेंगे नहीं, वो बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एक वक्त के बाद हो सकता है कोई कमी निकल के वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए, पर वो जो वकील साहब है सीधे बोलेंगे जनाब मेरी एप्लीकेशन डिसाइड करो, आप डिसमिस मार दो, नो प्रॉब्लम, में आगे जाता हूं। इतना बोलना बहुत होता है। फिर वो जब वीडियोग्राफी आएगी तो पता चलता है कि पुलिस ने तो उस बंदे को जब बिठा रखा था, उसके आगे हथियार रखा हुआ था, फोटो रखी हुई थी, वो ना तो शर्ट में था और ना बरामद करते हुए उसकी वीडियोग्राफी थी। आपके सामने कुछ भी रख दूंगा ना, वीडियो बना लूंगा, तो मतलब थोड़ी आपने अपराध किया जी। सिनेरियो कैसे होगा? जब पुलिस गाड़ी से उतरी वहां से वीडियो चालू होगी, वीडियोग्राफी, तब उसको सर्च और सीधे सही मानेंगे, ऐसे नहीं मान सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला सर सही देखो सर, मैं जब आप सवाल आपने कहा था सवालों के जवाब थोड़े शॉर्ट में देना, मैं दे ही नहीं सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है सर, मैं दे ही नहीं सकता सर। मैं अगर शॉर्ट में, अभी भी मैंने बहुत शॉर्ट में जवाब दिया है, मैं शॉर्ट में जवाब दूंगा, बाउंसर लगेगी सामने वाले को, समझ दिया। फिर वो वही गलत सर, कब कर्म कांड बन जाए पता नहीं है जी। आदमी तो सच बोलने गया था कि नहीं सर मेरे पास वीडियोग्राफी है आपकी। अब वीडियो बोल तो दी, वीडियोग्राफी है क्या? जब पुलिस वाले गाड़ी से उतरे उसने वीडियो बना रखी है। यही एक वकील में जो तजुर्बेकार वकील है, नया वकील है, तजुर्बा, इन चीजों छोटे छोटे पेज जो एक्सपीरियंस मैटर, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ पता लग रहा है। नहीं सर एक्सपीरियंस मैटर। अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा वर्मा सर, जैसे हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, और जो हमारे जज 5 करोड़ के बहुत लिमिटेड है, तो बहुत सारे लोग सालों साल उनके केस चलते रहते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि आदमी लड़ते लड़ते बूढ़ा हो गया, प्रॉपर्टी का विवाद, हाँ बाप के डालते बच्चे लड़ रहे होते हैं। आप एज अ वकील आपको क्या लगता है इंडियन जुडिशरी का जो सिस्टम है इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? सिर्फ इस एक्सपेक्ट पे कि शॉर्टकट में फटाफट करो, एक मियाद दो। अब मियाद को देखो, अब शुरू किया ना, आप सवाल पूछा, जवाब तो बड़ा शॉर्ट है मेरे पास कि किसी भी केस को लड़ने की मैक्सिमम लिमिट तय कर दो, 3 साल या 2 साल, कि 1 साल नीचे कोर्ट, 1 साल हाई कोर्ट, मैक्सिमम 1 साल सुप्रीम कोर्ट, 3 साल में केस को फाइनल करो, ये लिमिट दे दो। चलो आपकी लिमिट मैंने मान ली। अब सीधा लेकर चलता हूं आपको मैं पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 35 पर। वो बात ये बोलता है कि जिस भी दिन कोई भी एफआईआर लॉन्च हुई, लॉन्च होने के बाद में 30 डेज के अंदर अंदर उस बच्चे की गवाही कराई जानी चाहिए जिस दिन संज्ञान ले लिया कोर्ट ने, और 1 साल में केस खत्म कर देना चाहिए। यही लिखा है किताब में। सर पॉक्सो के केस 5-5, 6-6, 7-7 साल, 8 साल धूल खा रही हैं फाइलें, और पॉक्सो के केस में 3-4 साल लग जाए तो बड़ी इजी, बहुत आसान चीजें हैं, लग ही रहा है। अब कैसे इसको तय करोगे? किताबों में लिखने से कुछ नहीं होता। किताबों में तो ये भी लिखा था कि जब पॉक्सो एक्ट जब आया था कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। आपको पता है पॉक्सो एक्ट बोलता क्या है? आपसे पूछ रहा हूं, आपको भी नहीं पता होगा, किसी को यूं बैठे किसी को नहीं पता होगा, पर ये बोला हुआ है किताब के अंदर ब्रॉडकास्टिंग होगी, जगह जगह इसका प्रचार करेंगे, बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है। किताबों तक तो पढ़ाते नहीं बच्चों को आप। सर अपने देश में क्या होता है, लिख के टांग देते हैं यहां मूतना मना है, कुछ उद्दंडी लोग वहीं जाके सुसु करते हैं। मैंने बहुत सारे ना सर आपके पॉडकास्ट भी ऑब्जर्व किए हैं, आप इस बात पे बहुत जोर देते हो कि पॉक्सो एक्ट है और बाकी चीजों को ना किताबों में सिलेबस में पढ़ाओ बच्चों, बिल्कुल पढ़ाओ, 12th में पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ। ऐसा क्यों सर आप कहते हैं? अरे सर इंसान की जिंदगी दांव पे लग जाती है। अपने देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें 10-20 लोग मर खप जाते हैं, पता भी नहीं चलता लोगों को। आप
कभी एक बार सही मायनों में ना, एक बार जाके जरा जेल का चक्कर मारो, मजिस्ट्रेट साहब जाएं। मैं कह रहा हूं कि मजिस्ट्रेट साहब जिनके कोर्ट में जितने केस है, कम से कम आप अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जेल में जा ही सकते हो जी। एक बार जाओ और देखो आपने कितनों को जेल में भेजा है और कितने लोग बाहर निकले हैं। आप एक बार कंपेयर करके आओ, पता चलेगा आपको सही मानो इंसानियत क्या है। सर बहुत सारे व्यूवर्स का ये सवाल है कि मान लो किसी को पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन बुला लिया, उसके पास फ़ोन आया, वो घर पे बैठा है कि आइए जी आपसे मुझे इंक्वायरी करनी है। तो पहला तो सर बेसिक सवाल है, क्या उसको जाना चाहिए या उसके पास कोई राइट है कि वो उस पर फॉलो क्वेश्चंस कर सके कि किस बिहाफ पे आप मुझे बुला रहे हैं। दूसरा, बुला के ऐसे देखा गया कई बार 7-8 घंटे पूरे पूरे दिन रात भी लोग बिठा लेते हैं, तो उस केस में आम आदमी को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या राइट्स? सर पहले हम जानते हैं कि जर्नल अवेयरेंस क्या बोलती है और जर्नल कंसेप्शन क्या बोलती है। लोग ये मानते हैं कि अगर पुलिस ने कॉल किया, बुलाया, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सब ये जानते जाना पड़ेगा। एक वकील बोलता क्यों जाना पड़ेगा, क्यों? मेरा किसी केस में नाम है, नोटिस कर दे भाई, मुझे नोटिस दे, मैं आता हूं। और मेरा किसी केस में नाम नहीं तो तू मेरे घर पे आ जा। अब आदमी डरता है मेरे घर पुलिस ना आ जाए, ये भी डर है ना। Correct. पड़ोसी लोग गेट खोल के देखते हैं, अच्छा पुलिस आई है जी, बेटा, अब जी। देखते लोग, बताता हूं। जी। तो बात क्या है कि अगर पुलिस वाले ने आपको बुलाया, बीट होती है हर जगह पे, पुलिस स्टेशन के अलावा बीट्स बनी होती है छोटी छोटी। उसको ये बोलो सर आप क्या पूछना है, बोलता है कुछ बात करनी है तेरे से। तो सर बीट पे चले जाऊं, आपकी बीट मेरे पास में, सर पुलिस स्टेशन 3-4 किलोमीटर दूर है, कैसे आऊंगा मैं? ठीक है, जाके उससे मिल ले, थोड़ी बातें जाके मिल लिया। कई बार सम्मन आता है, कई बार नोटिस आता है, कई बार पुलिस वाला इसलिए बुलाता है कि तूने कल अपने पड़ोसी को रात को दारू पी के गाली दी थी और वो पड़ोसी उसका रिश्तेदार है, थाने आ जा। अब थाने लाकर वो रिश्तेदार वहां बैठा होगा, उस सामने वो नंबर बनाएगा, देख मैं थानेदार हूं, अब बताता हूं, देख मैं इसको। आप फंस गए। एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या, एक 498 का नॉर्मल केस था, उसके अंदर लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई कि ये लड़का मुझे मारता पीटता है, ये सब कुछ कहानी हो गई। अब वो लड़का पुलिस स्टेशन गया, उसने बोला भाई आपने मुझे बुलाया क्यों? आपने बुलाया, मैं आ गया। तो उसने बोला भाई एक काम कर, देख अब चार्जशीट लग रही है और चार्जशीट लगने से पहले तो 50,000 का इंतजाम कर ले, तो मैं तेरे फेवर में कुछ लिख दूंगा। उसने कहा सर मेरी कमाई टोटल 12,000 महीना में कमाता हूँ, 50,000 कहां से लेके आऊंगा सर? 5-10 की बात बोलते देखते। और सर आप तो रिश्वत मांग रहे हो। रिश्वत बोलते ही उसने अब वहां ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब उसकी ईगो हट हो गई, कह रहा अच्छा एक तो लड़की को मारता है, क्राइम करता है, मुझे ही बोलता है रिश्वत लेता हूं, उसको जाके हवालात में डाल दिया। अब वो बंदा हवालात बैठा हुआ है, 5-7 घंटे उसका हवालात हो गए। बाद में उसने बहुत सॉरी बोला, चिल्ला चिल्ला रिक्वेस्ट करी, सर गलती होगी सर, नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो भी उस बंदे को वहां 25,000 पे लेके छोड़ दिया। अब वो टकरा गया मुझ जैसे वकील से। मैं कहा चल इसका इलाज करते हैं। मैंने सीधा रेट लगाई, सीधा मैंने रेट लगाई, रेट बना दी। मैं कहा अगर इससे पहले डेमो देखना है तो देख, इस पुलिस से तेरे पैसा वापस दिलाऊं? कह रहा सर नहीं पैसे नहीं चाहिए, तो माफी मंगवानी है इससे। मैं कहा वैसे ही मांग लिया वो, मैं दिखाऊं? कह करो। हमने रेट लगाई कि भाई इस बंदे ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मेरा किया और मुझे बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के हवालात में डाल के रखा और मुझे मारा पीटा, पैसा लिया। रेट हमने प्रॉपर बनाई। मैंने उस रेट की कॉपी पहले उसी पुलिस वाले को भेज दी कि कल सुबह रेट लगा दूंगा मैं हाईकोर्ट में, और सारे एविडेंस है मेरे पास, और सिस्टम मंगा लूंगा। भाई साहब उस पुलिस वाले ने कितने मुझे फोन किया, वकील साहब मिलना है, वकील साहब मिलना है, वकील साहब मिलना है। मैं मुझसे नहीं मिलना, मुझसे मिल, मुझसे बात कर। वो बंदा सिविल में उसके घर पहुंच गया, उसके माँ बाप के हाथ पांव जोड़ने लगा कि सर जो हो गया वो सर गलती होगी, मैं आपकी फेवर लिख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लड़का बोल रहा मुझे कुछ चाहिए थोड़ी देर से, साधारण आदमी, काम करने वाला आदमी हूं। आज तूने बोला तो छट्टी मार ली, आधी मतलब हाफ डे लेकर मैं आ गया तो 300-400 मेरे कट गए। भाई घर परिवार चलाना है मुझे, और तूने मुझे मारा पीट हवालात में डाल दिया। आज कुछ हुआ तो भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई साहब हालांकि उसने 25 के 50,000 रुपए उसको दिए, बट जो ट्रॉमा, जो टॉर्चर हुआ उसका क्या? अब फिर जब मैंने एक्शन लेने के लिए बोला, तो मैं फिर बोल रहा हूं सर, अपने समाज में लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो डरते हैं। अगर तुम भी यही पुलिस की हरकत करते कि पैसा लेकर भी काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए था? अब उसके लिए ठोक देनी चाहिए थी, और लिखो उसमें 50,000 रुपए इसने दिए हैं मेरे को मेरा मुंह बंद कराने के लिए, उल्टा उसी पे ठोक दो कि सर मुझे खरीद रहा है ये पैसे देकर, कि मैं आपकी गवाही ना दूं इसका। डबल एक्शन हो जाएगा, थाना भी नपेगा
कि तुमने अलाउ कैसे कर दिया उसका हवाला डालने के लिए, वो पुलिस वाला तो नपेगा ही नपेगा। तो आपके पास बहुत राइट है, ऐसे मत जाओ पुलिस ने फोन करा आ जाओ तुम पहुंच जाते हो। फिर भी अगर तुम्हें जाना जाके मिल लो, पर मैं ये बोलूंगा चीजों को हम हवा क्यों दे, खामा में हवा देते हैं, चीजें बढ़ती हैं, बाद में जाके वो चीजें कोई और रूप ले लेती जी जी जी। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी महिलाएं ना डोमेस्टिक वायलेंस के पीड़ित हो जाती हैं उससे, और जब वो जाती हैं तो फिर उसका वो कोर्ट में प्रूफ मांगा जाता है। तो महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका वो प्रूफ कैसे इकट्ठा करें, क्या प्रूफ है, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो कोर्ट में मान्य रहता हो? सर पहली बात तो ये है कि वैसे तो कोर्ट ना ऑलरेडी ओवर फ्लडेड है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, इतने ज्यादा हो रहे हैं कि केस रोजाना इतने सारे केस कोर्ट में आ रहे हैं पर डिसाइड नहीं हो रहे। होता क्या है कि लड़के और लड़की दोनों को पता है कुछ भी थोड़ा हुआ केस डाल दो। अरे भाई केस 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 मत खेलो, आप कोर्ट के चक्कर ही काटते रहोगे, चुपचाप अपना परिवार चला लो, हर थोड़ी चीज को दिल पर मत लो। अगर ऐसा ही होने लगा ना बार बार कि तूने मुझे तू क्यों बोला, तूने मुझे आप क्यों नहीं बोला, आज सब्जी में नमक कम क्यों है, आज तो अपने घर पे गई क्यों मां से मिलने के लिए, आपका घर नहीं चलेगा। लिखवा लो मुझसे, घर नहीं चलेगा, वकील हूं। रोज कोर्ट में देखते हैं इतने ज्यादा केस पेंडिंग है। कोर्ट में इंसान आप न्याय मांगने जा रहे हो, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। 4-5 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। हमारी फीस दोगे वो अलग। आपके साथ सच में गलत हुआ है, कोर्ट जाइए, न्याय मिलेगा। पर कोर्ट बिना सबूतों के नहीं चलता। कोर्ट को एविडेंस के नाम की बैसाखी चाहिए चलने के लिए जी। अगर वो बैसाखी दे सकते हो तो कोर्ट आना, नहीं है ना बैसाखी, बताओ कोर्ट। क्या सर बैसाखी इकट्ठी करेगी? सेक्शन 12 केस होता है मारपीट का जी कि इसने मुझे रात को बहुत मारा, 498 में एफआईआर कटती है। जी। अगर एक्स ने वाई को मारा तो नील पड़े होंगे, चोट आई होगी, सर फाड़ दिया होगा, चाकू चुकू मार दिया होगा, डंडे से मारा होगा, छत से फेंक दिया होगा, जो भी कुछ करा है चोट तो लगी होगी। आप जाके लिखवाओगे ना, आप पे कोई एविडेंस नहीं है। पर क्या किसी को गाली देना डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है? बिल्कुल है। तू तो बहुत काली है, अब तक 2 साल 3 साल में बच्चा नहीं हुआ, तू तो बांझ है, इस तरह शब्द बोले जाते हैं। जी। क्या डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता? बिल्कुल आता है। अरे पर प्रूफ कैसे करोगे, सवाल तो यहां है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जी। तुझे वहां पर बोला प्रूफ कैसे करोगे, सवाल यहां पर है। एलिगेशंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो वकील लोग, तेरी स्टोरी पूरी बना देंगे, हम तो ट्रेलर दें, पूरी फिल्म बना खड़ी कर देंगे। पर उसको प्रूफ कैसे करेगा कोर्ट में? सिर्फ कोर्ट में इसलिए जा रहे हो सामने वाले को परेशान करना है, तो आप ये क्यों भूल जाते हो परेशान तो आप भी होगे। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, कोर्ट में खामा खा जाके मत्था मारने कुछ होगा नहीं। जी। आपको मेंटेनेंस केस डाल दिया आपने, मंथली आपको 10, 12, 15, 20 हजार में मिल जाएंगे। वही आदमी अगर कल आप सही से जिंदगी चला रहे होते, वो दुनिया भर की जगह आपको घुमाता, खिलाता, पिलाता, रातों पार्टी करवाता, कुछ भी करवाता। अरे 20 हजार तो कुछ भी नहीं होते अगर परिवार सही से चले। परिवार में क्या है ना, आज की डेट में टॉलरेशन खत्म हो गई है लोगों की। ये टॉलरेशन खत्म होना और दिमाग में ये फतूर रहना कि मैं केस कर दूंगी, ये गलत है। और लड़के का ये सोचना कि मेरी ऑलरेडी वाइफ है, दूसरे को रख लूंगा, पैसा कमाता तो हूं, ये सरासर गलत है। जी। अपने हिंदू धर्म में तो परमिशन नहीं देता सर इस चीज की, कहीं देता हो। सर आजकल सोशल मीडिया के भी बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट, इस तरीके की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं आजकल कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इन क्रिमिनल्स को जब पकड़ा जाता है, ये किस कैटेगरी के क्रिमिनल्स हैं और कितना सख्त एक्शन? सर देखो, डिजिटल अरेस्ट वाले मामले तो बहुत तगड़े हाईलाइटेड हैं, इनमें तो जल्दी से बेल मिलती नहीं जी। बहुत टफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह के जो केसेस को बहुत सीरियस तरीके से देखा जाना चाहिए। पर मैं फिर बोलता हूं, जब आप सिक्का उछालते हो ना तो हेड या टेल आता है, खड़ा नहीं होता आगे बीच में। तो उसके 2 पहलू होते हैं। डिजिटल अरेस्ट के अंदर भी केस होता थोड़ा है, जब कंप्लेंट होती है बड़ा चढ़ा के बनाई जाती है कंप्लेंट्स। क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर हूं तो मैं उस साइड की पहले सोचूंगा। अब दोनों ही वकील, हमारे पास दोनों ही क्लाइंट आते हैं ना, जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो भी आता है, जिसने किया वो भी आता है। तो इससे ज्यादा जो सीरियस है ना, वो सर ये है कि लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ जाना। आपको कोई डिजिटली अरेस्ट नहीं करेगा, कोई धमकी नहीं देगा, पर आपने कहीं गलत क्लिक किया, आपके अकाउंट को खाली जरूर कर देगा। यह महामारी है अपने देश की, इससे बचना चाहिए। एक आदमी अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए, बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसा अकाउंट में पड़ा था, कुछ गलत क्लिक हुआ, पैसा अकाउंट खाली कर दिया। उस आदमी ने, जिसने पैसा उसके अकाउंट से उड़ाया,
कुछ वक्त के लिए उसको जीते जी मार दिया, अब वो जगह जाके हाथ फैलाएगा। ये जो महामारी है ना, इसका सफाया होना चाहिए, पर ये होगा नहीं सर जल्दी से। आप जब भी कोई नई इन्वेंशंस करते हो ना, साथ में बहुत सारे बग्स आते हैं ना साथ में, ये वही बग्स हैं। करेक्ट। इसी के साथ सर मेरे एक फॉलो क्वेश्चन है, चीटिंग वर्सेस फ्रॉड वर्सेस फ्रॉडरी जो बोलते हैं, इनमें क्या लीगल टर्म्स में आप समझाएंगे सर, क्या डिफरेंसेस होते हैं? आप ना सर बड़े सिंपल वर्ड में सिर्फ चीटिंग फॉर्जरी को समझ लो, आप पूरा चीटिंग फॉर्जरी समझ जाओगे जी। चीटिंग मतलब डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, तो फ्रॉड वर्ड तो चीटिंग में आ गया ना, ठीक। ये चीटिंग है। ठीक। और फॉर्जरी जब भी कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज या फिर छेड़छाड़ कर दी गई। छेड़छाड़ कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने नौकरी पाने के लिए, वहां पर एक कैप था 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उसके थे कितने 48.9%, उसने उसको बढ़ा के 50.9% कर दिया, ये फॉर्जरी है। अब फॉर्जरी के साथ में मान लीजिए किसी इंसान ने प्रॉपर्टी बेचने किसी को, उसने अपने भाई की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताकर कुछ चेंजेस करा के पेपर दिखा दिए, ये फॉर्जरी है। एक लड़के ने लड़की से रिलेशन बनाया, उसने बोला कि मेरा कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है डिवोर्स का, और ये डिवोर्स के पेपर हैं, देख, ये फॉर्जरी है, फर्जी थे वो पेपर। किसी भी पेपर में किसी भी इंसान ने एक प्रोफाइल में चेंजेस करके ऑनलाइन आपको फर्जी बिल भेज दिए, फॉर्जरी है। किसी भी चीज को बदलना, उसके रूप से उसको बदल देना, ये फॉर्जरी में आता है। और चीटिंग मतलब होता है सामने वाले को डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली तरीके से आपसे पैसा ऐंठ लिया, वो चीटिंग है। अब जब भी केस दर्ज होता है, यहां पे ना दो तीन कैच आती हैं। एक, ऑनलाइन लोग गेमिंग करते हैं, बहुत सारे सट्टा खेलते हैं ना, सट्टा कॉमन होता है आईपीएल में, जी। सट्टा खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। जब गेमिंग करते हैं तो वो लोग ना बहुत सारे अकाउंट किराए पे लेते हैं कि भाई एक्स का ले लिया मैं तो 10,000 रुपए दूंगा, वी का ले लिया तो 5,000 रुपए दूंगा। ये किराए पे अकाउंट लिए गए हैं, उन अकाउंटों में करोड़ों की पेमेंट आई, सट्टा खेलना खिलाना जो हो रहा है। अब पुलिस को पता कहीं से चला और पुलिस मामा बन के कूद गए वहां पर कि बेटा फर्जी चीटिंग हो रही है, गए रेड मारी, सबको उठा लिया। उन्होंने गैम्बलिंग नहीं दिखाया, उन्होंने चीटिंग दिखाया कि ये लोग मिलकर ऑनलाइन के तरीके से लोगों को ठगते हैं, अकाउंट में पैसा लेते हैं और ये पूरी की स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। मजिस्ट्रेट साहब भी जानना चाहते ही नहीं केस क्या है, बंदे को उठा के जेल डाल दिया। वो बंदे बेल लगा रहे, कोई भी बंदा इस मुद्दे पे जा ही नहीं रहा है। केस आया कि समझदार वकील के पास, केस को देखा, उसने बोला चीटिंग तो तब होगी जब कोई कंप्लेनेंट होगा। अरे कंप्लेनेंट कौन है इसके अंदर? कोई नहीं। हाईकोर्ट बेल लगी, हाईकोर्ट पहुंचे और जाकर शुरू हुए कि जनाब एक देश में ऑलरेडी जब एक चीज को करते हुए उसका स्पेसिफिक एक्ट है गैम्बलिंग एक्ट, और यहां कोई कंप्लेनेंट नहीं है। जुआ खिलाना या खेलना अपराध है, आई एग्री, पर यहां कंप्लेनेंट कौन है? चलो मैं जुआ खिला रहा हूं तो गैम्बलिंग एक्ट हुआ ना, चीटिंग कैसे हुआ और फॉर्जरी कैसे हुआ? जज साहब ने पुलिस वाले से पूछा, बताओ भाई फॉर्जरी कैसे हुआ? फर्जी तो कोई अकाउंट है ही नहीं, तेरे कंप्लेंट ही कोई नहीं है, सब बंदे बोल रहे हैं उनका अकाउंट है, सबके नाम से खुला हुआ है। चीटिंग में ठगी के साथ हुई नहीं, एक बंदा तेरे कंप्लेनेंट नहीं है, चीटिंग कैसे हुई? जवाब नहीं था। हालांकि जज साहब अपने किडिंग करते हैं, मजाक करते हैं, वकील साहब बंदा कुछ खिला रहा है, कौन सी टीम जीते कौन सी टीम नहीं जीतेगी हमें बता दो, वो एक बात अलग होती है। पर यहां पर ये चीटिंग फॉर्जरी नहीं है, ये गैम्बलिंग है, पर पुलिस उठा के जेल डाल देती है। और ऐसे केस बहुत सारे छत्तीसगढ़ में देखोगे, बहुत सारे। छत्तीसगढ़ छोड़ो, मैं तो पूरे देश में जो अलग अलग स्टेट है वहां केसेस को देखा है ऐसे मामले, और जो मैंने स्टोरी सुनाई है ना, असली स्टोरी है। छत्तीसगढ़ में क्यों सर? छत्तीसगढ़ में मतलब फोन बहुत आए हैं मेरे पास, लोगों ने अप्रोच बहुत किया है मुझे। मैं सर इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ। हाँ बोलिए। एक मूवी भी पीछे आई थी, वेब सीरीज आई थी, जामताड़ा। जामताड़ा। हाँ मैंने केस पढ़ा है वहाँ के लड़कों का। अच्छा, छत्तीसगढ़ और बिहार की साइड के वो लड़के, झारखंड है वो। हाँ। डिजिटल मार्केटिंग की हम सर थोड़ी नॉलेज रखते हैं, तो मैं भी जानता हूँ कि इस तरीके से कुछ इंडियन ई कॉमर्स सेलर्स या वेबसाइट बना के लोग बाहर जो यूएस कनाडा के कस्टमर्स होते हैं प्योर उनको चीटिंग है टारगेट ना, करते हैं। वो प्योर चीटिंग है। करेक्ट। प्योर चीटिंग मोडिस ऑपरेंडी क्या चल रहा है, मैं अभी रिसेंट में गया हुआ था अभी पुणे जी। तो उस केस में मतलब कुछ ऐसी स्टोरी उसके अंदर है कि कंपनी चल रही है, कंपनी के नाम पर किसी एक्स नाम का बंदा कहीं बैठा है, कंपनी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, पर उस फ्रेंचाइजी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व अगर है भी तो मीटिंग कहीं और हो रही है। जो बंदे कॉल करके सिर्फ बता रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट हमारे पास है, जो उसके बॉस ने बताया, ना इंटेंशन है उन लोगों की ठगने की, किसी को, उन एम्प्लॉयर्स की, जो बैठ के जो कॉल कर रहे हैं, जो बच्चे एम्प्लॉइज है वहां पे, ना ठगने की इंटेंशन है, उन्हें तो पता भी नहीं है कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है जी। प्रिपरेशन कुछ नहीं करा, मोटिव उनका कुछ नहीं है, पुलिस ने उनको उठा के जेल में डाल दिया।
बॉस को छोड़ा हुआ है। When money speaks, nobody checks the grammar. कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पर। तो सर होता क्या है कि ये मामले तो पूरे देश में चीटिंग करने के बार बार रूप बदल जाते हैं। चीटिंग नहीं बदलती सर, फर्जीवाड़ा करने के, फर्जी डॉक्यूमेंट रेडी करने के रूप बदल जाते हैं जी। कभी तो वो फर्जी रजिस्ट्री बना ली, कभी फर्जी वो कोई पेपर बना ली, कभी मार्कशीट बना ली, कभी डिग्री बना ली, कभी फर्जी कोई पेपर बना कोर्ट का दिखा दिया। उसका बड़ा बाप खड़ा होता है जब फर्जी करेंसी ठोक देते हैं लोग कि ले भाई करेंसी भी ले ले, 500 का नोट छापना, 2000 नोट छापना जी। हालांकि इनके लिए सेक्शंस अलग हैं, प्रोविजंस भी अलग हैं, पर चीटिंग फॉर्जरी के अंदर खुद में इतना बड़ा भूत बैठा हुआ है कि लोग समझना चाहते नहीं। बस वही समझ, चीटिंग अच्छा चीटिंग जी, फॉर्जरी ओके फॉर्जरी, केस चल रहा है। ये जामताड़ा जो सर वेब सीरीज आई थी, आप बता रहे हैं कि आपने भी उनको के कुछ केस लड़ा, डिफेंड किया मैंने। इसके बारे में सर आप एक वकील के तरीके से थोड़ा बताएंगे सर, क्या कहानी है, क्या करते सर हैं? देखो, कहानी की डिटेल में जाने से अच्छा है बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ मैं जी, आपको जी। सर। चीटिंग फॉर्जरी सच मायनों में, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक महामारी है देश के लिए, ये खत्म होनी चाहिए, इस पर स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए। पर मेरा मानना यह है कि जितना भाई आप जितनी शराब पियोगे नशा उतना ही होगा ना। ये एक पैक में एक बोतल का नशा हो सकता है, ये बोतल पी के एक पैक में नशा हो सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो जिसने जितना अपराध किया पुलिस की नजर में, अरे उतने ही केस बनाओ ना। क्या पुलिस की ड्यूटी यह है कि सामने वाले को उठाना और सब कुछ उस पर थोप देना, जेल में डाल देना? ये गलत है। ये पुलिस की ड्यूटी ये नहीं है जी। पुलिस की ड्यूटी है जिस बंदे को उठाया, जितना अपराध है उस अपराध में उसको रखकर उसकी प्रोसीडिंग करना। ये ईमानदारी बोलता हूं जी। अरे केस चीटिंग का तो चीटिंग बनाओ, फॉर्जरी क्यों बना देते हो? केस अगर गैम्बलिंग बनाओ तो चीटिंग क्यों बना देते हो जी? केस अगर किसी इंसान को मारने का अगर है 326 का ग्रीवियस हर्ट का, तुम उसको 307 क्यों बना देते हो? मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितना केस हो रहा है ना, आप प्लीज उसको उतना रखो, एक्सेजरेट मत करो। पुलिस भी सेक्शंस के साथ थोड़ा बहुत ज्यादा करती है सर। मैं तो कोई केस ही नहीं देखा ऐसा जो पुलिस ने बिल्कुल एक्यूरेट काम किया हो, या तो पता नहीं क्यों किसके लिए कर रहे हैं मुझे नहीं समझ नहीं आता। इन्हें कोई पीठ थपथपाएगा नहीं आके, शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया, ये सब नहीं होता। पर फिर भी उस केस को एक्सेजरेट करके, केस को बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा भूत बना के दिखाते हैं कि सर इन्होंने कराया, ये तो पूरी जिंदगी मतलब दुनिया को लूट लेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, कहां पर लेके जाएंगे, ये सब स्टोरी खड़ी कर देते हैं जी। और ऐसे ही चलता है सर, अपने देश में ऐसा ही होता है। सर एक पॉक्सो एक्ट है, आम लोग जो जानते नहीं है, साधारण भाषा में क्या होता है सर पॉक्सो एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, 2019 में अमेंडमेंट आया। टोटल 46 सेक्शंस हैं। इसमें सजा के प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको फांसी तक हो सकती है अगर सेक्शन 6 लगाए, और इसी के अंदर एज के हिसाब से डिफाइन होता है, 0 से 12, 12 से 16, 16 से 18। अब किसी इंसान का नाम अगर आया तो किस एज ग्रुप में आ रहा है पहले वो समझो, फिर समझो सेक्शन क्या लगा है, फिर समझो मेडिकल में क्या है, फिर समझो कहीं मैच तो नहीं हो गया है, एफएसएल रिपोर्ट आएगी मैच तो नहीं हो गई है, एलिल्स होते हैं, एल से मैच होता है रिपोर्ट, एलिल्स पूरे मैच तो नहीं हो गए। फिर देखो एज का गैप कितना है, एक लड़के की एज 38 साल, लड़की की उम्र 14 साल। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं ना इसको जी। आप जब भी कभी किसी केस को प्रेजेंट करें कोर्ट में या आपके ऊपर कोई केस हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब को समझो। मर्डर, किसी को मार दिया, ये सुसाइड नहीं है ना। मर्डर मतलब किसी की हत्या कर दी, यही है ना जी। वो हत्या गैर इरादतन भी तो हो सकती है जी। वो हत्या सडन प्रोवोकेशन में भी तो हो सकती है, वो हत्या सेल्फ डिफेंस में भी तो हो सकती है। तो आपको वर्ड समझना है। वर्ड क्या समझना है? चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया है जी। अब इस एक्सप्लॉइट में कैसे कैसे केस आते हैं कि इन अंकल ने उस दिन मेरे साथ में ऐसा किया, वो घटना कब की? 3 साल पहले की। मेडिकल में तो कुछ आएगा ही नहीं जी, पर वो स्टोरी है, और स्टोरी बेस्ड एफआईआर होती है। स्टोरी बेस्ड एफआईआर होती है, बंदे को अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, अगले 2 साल तक, 1.5 साल तक, 1 साल तक। ठंटन गोपाल बंदा जेल में बैठा है। जब हमने पूछा लड़ाई क्या है, वो बोलता है इसके बाप ने कब्जा किया है मेरे फ्लोर पे, मैं लड़ने जाता हूं, भाई वो छोड़ दे, प्रॉपर्टी मेरी है,
फिर इसका बाप एक बार बोलता है उसके अंदर 50 लाख दे दे छोड़ दूंगा। सर मेरी प्रॉपर्टी पैसे क्यों दूंगा? लड़ाई झगड़ा चल रहा है सर। बस गलती इतनी सी थी कि जिस घर में रहते हैं वो टोटल 5 फ्लोर वाइज बटे हुए हैं। एक मेरा फ्लोर है, एक इनका फ्लोर भी है, और साथ में फ्लोर जिसपे कब्जा करा हुआ था वो इनके पास था। सर झूठा केस लगा दिया। या फिर सर बंदा बोलता है सर मेरा तो रिलेशन इसकी माँ से है, इसकी माँ के साथ मेरा रिलेशन है। लड़की ने कभी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में हमें देख लिया था। जब मैंने उसने अपनी माँ को बोला, माँ ने एक दो थप्पड़ थप्पड़ मार दी, लड़ाई झगड़ा हो गया। मैं घर गया, उसने बदतमीजी की तो मैं थोड़ा डांट दिया, उसने स्टोरी बना दी। केस बहुत सारे हैं। अरे उसको छोड़ो, रैकेट पकड़ा गया रिसेंट में जो पॉक्सो के नाम पे 20 लाख मांग रहे थे। अच्छा सर, इसी पे मैं मिसयूज बहुत है इसका। छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक लड़की है, मान लो वो 16-17 साल की है, वो किसी को ब्लैकमेल करती है कि या तो मुझे इतने पैसे दे दे, फोन करके ब्लैकमेल कर रही है, या मान लो इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के थ्रू कर रही है, या तो तू मुझे इतने पैसे दे या मैं तेरे को पॉक्सो में अंदर करवा दूँ, फ्रेम करा दूंगी। क्या करना चाहिए सर? अगर आपके पास एविडेंसेस है तो कंप्लेंट करो उसकी। जुवेनाइल में ही होगा केस, पर केस दर्ज होगा जरूर। जेजे एक्ट में होगा जी, केस दर्ज होगा जरूर। पर सर ऐसे में लड़कियां नहीं करती। लड़कियों की माँ, लड़कियों का कोई गार्जियन, उसका बाप, उसका कोई भाई, उसकी कोई फ्रेंड ये कर रहे होते हैं। अरे रिसेंट में हमने केस लड़ा जी, उसमें लड़की, बंदा ऑलरेडी जेल में है, वो और जेल में रहे इसके लिए लड़की ने अपने नंबर पर अननोन नंबरों से धमकी भरे मैसेज करा दिए कि तू इस केस को वापस ले ले वरना बाहर निकलती तेरे गोली से मार दूंगा। एक मैसेज करा दिया कि तू इतना पैसा, तेरा बाप बीमार है, तेरे बाप का मैं ट्रीटमेंट करवा दूंगा। इस तरह के डाल दिया। बेल लगाई, जज साहब ने पहले यही सुनकर डिसमिस मार दी। हमने एप्लीकेशन ठोक दी। हमने कहा सर मैंने डाला ना मैसेज, हमने करी है धमकी, सर इसको वेरीफाई कराओ, इसको इंटरोगेट कराओ इन चीजों को कि सच में किया। जब पता चला उस लड़की के फ्रेंड्स के नंबर से मैसेज आए थे और उसने ही कराए थे, मैंने बेल लगाई, बेल हो गई। या फिर एक अच्छा वकील होना जरूरी नहीं सर, है। मैं तो सर ये बोलता हूँ, देखो अल्टीमेटली क्या है कि आप जब चीजों को, किताबी बातों को धरातल पे उतार देते हो ना जी, और बार बार, मैं तो पर्सनली बोलता हूं, या तो आप कम से कम 1000 बार कोर्ट में अपीयरेंस दे दो और जज के सामने थोड़ा बहुत बोलो, या फिर कम से कम 5-7 साल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइम दे दो, आप अच्छे वकील बन सकते हो। और मेरा मानना यह है कितना ही आप किताबें पढ़ लो, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं होगा एक वकील अच्छा वकील नहीं बन पाएगा। जी, पढ़ने से नहीं होगा। आजकल सर ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ घर के जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं ना, कई बार मान लो फ़ोन में कुछ यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम उन्होंने ने चलाया, एक वीडियो कॉल आएगी, लड़की जो है एक सेमी नेक्ड पोजीशन में होती है, या फिर वो आपसे इस तरीके की बातें करती है, वीडियोस की बात कर रहे हो आप, और वो जो आपका scam चल रहा था। स्क्रीनशॉट ले लेती है, हाँ। और फिर आपको ब्लैकमेल करना ये start सारा कर सर, देती ये है। सारा चीटिंग, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग का ही पार्ट है सारा। ये बहुत छोटे अपराध है सर। इन अपराध को बड़ा मत मानो बहुत ज्यादा आप। जी, ऑनेस्टली मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जी, ये इतने बड़े कोई अपराध नहीं है। आप कुछ बड़े अपराधों के एग्जाम्पल बताइए सर। बहुत सारे हैं सर, 2-3 आपको। मैं तो जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे को उठाया गया जी, और जब उठाया गया, इंटरोगेट किया गया, तो अफगानिस्तान से कंटेनर चला, अफगानिस्तान से यहाँ पर इंडिया में कुछ खाद्य पदार्थ के अंदर, मैं स्पेसिफिक नाम लूंगा तो केस का पता चल जाएगा केस कौन सा। जी, 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 खाद्य पदार्थ के अंदर कंटेनर माल आया, माल उतरा, माल जाके वहां पे वेयर हाउस में रखा गया, वहां पे जिनके अंदर वो ड्रग्स होने चाहिए थे उस पर क्रॉस करके साइन लगाया हुआ था, वो सारा माल उतरा, सब कुछ हुआ, वो यहाँ वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाद में रेड मारी एनसीबी ने, पता लगा लगभग 58 किलो उसके अंदर चिट्टा था, हेरोइन थी। हेरोइन 58 किलो उसके अंदर मिली थी, और 58 किलो हेरोइन को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इन सब लोगों का नाम आया। 58 किलो हेरोइन का मतलब समझते हैं सर आप? लोगों के पास 300 किलो, 500 किलो, 400 किलो गांजा मिलता है, सिर्फ उसकी 20 किलो कमर्शियल क्वांटिटी है। लोगों के पास 100 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम एमडीएमए मिलता है, बहुत टाइनी सा ग्राम उसकी कमर्शियल क्वांटिटी है। लोगों के पास अफीम मिलती है 50 किलो, 60 किलो, 2.5 किलो पे तो बंदे की बेल नहीं होती। ये तो कुछ सीरियस अपराध हुए, इसीलिए एनडीपीएस में भी फांसी का प्रोविजन है। बच्चा बोलता है कि मेरे साथ में इस आदमी ने 3 साल पहले मेरे साथ में बलात्कार किया, बच्चा बोल रहा है, गलत किया, मेडिकल नहीं है ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। लड़की बोलते उसी 3 साल के बाद से मुझे एक बीमारी लगी, मेरे को पेपोलोमा वायरस होता है एक, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, वो बीमारी मेरे को लगी, और आज वो बीमारी फैलते 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 मैं मेंटली इतना ट्रोमा में हूं कि वो लड़की स्कूल तक नहीं जा सकती। उस लड़की ने इस बात को आज बोला अपनी मां को।
कि मेरे साथ में इसलिए हुआ। अब ये केस कुछ नहीं था ना, अब ये केस बहुत कुछ है। उसका बाप तो क्या 5-7 को और लिया तो बेल नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अगर मैच हो गया तो बचेगा नहीं। और बच्चे ने अगर कंप्लेंट देने से लेकर लास्ट तक सेम स्टेटमेंट दे दी तो सोल टेस्टिमनी इज इनफ टू कन्विक्ट यू। सर कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है? देखो, मुश्किल तो वैसे एक नॉर्मल चोरी के केस में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। केस के फैक्ट्स देखे जाते हैं और जो अपराध हुआ वो किस नेचर में हुआ, उसकी ग्रीवियसनेस क्या थी, सीरियसनेस उसकी कितनी है, ग्रेविटी उसकी क्या है, ये सब देखा जाता है। अभी जो थोड़ी पहले हमने बात की थी कि मर्डर केस में सेम डे आप बेल ले सकते हो, बट ये भी हो सकता है कि नॉर्मल से 307 के मामले में अगले 2 साल तक आपकी बेल ना हो। बात क्या है, आप ऐसे मत समझिए ये केस कौन सा कितना सीरियस है, ये मत देखो। या फिर आप कुछ ऐसे समझो, देश का कानून बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यही बोलता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? स्टेट पर है। पर कुछ स्पेशल कानूनों में ऐसा नहीं होता। पॉक्सो में नहीं है, एनडीपीएस में नहीं है, पीएमएलए में नहीं है, और भी कुछ कानून है। उसमें क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज पे होता है कि तू प्रूव कर कि तूने अपराध नहीं किया। जैसे अगर पॉक्सो और एनडीपीएस की बात करते हो ना, तो पॉक्सो की सेक्शन अगर आप 29 पढ़ते हो तो दिक्कत वहीं पे आती है कि यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? एक्यूज पर है। सेक्शन 37 पढ़ते हो एनडीपीएस का, तो उसमें सेक्शन जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पर है। तो ये शब्द बोलना किसमें बेल लेना टफ है, ये एग्जैक्ट शब्द नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा केस की सीरियसनेस को देखा जाता है। कई बार एनडीपीएस में कमर्शियल क्वांटिटी में इंसान का नाम आया और चार्जशीट लगते ही बेल हो गई, और कई बार किसी इंसान का नाम इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आया तो भी उसकी 1 साल तक बेल नहीं हुई, ऐसा भी होता है। तो केस की सीरियसनेस को देखना पड़ता है, केस को पढ़ने के बाद पता चलता है। ठीक है, एक और मेरे साथ सवाल है, क्या आपको लगता है हमारे देश का जो कानून है वो थोड़ा जेंडर बायस करता है, लड़का वर्सेस लड़की, लड़कियों के लिए ज्यादा फेवरेबल है? करना भी चाहिए जी, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। हालांकि अपने देश का कानून बोलता है सब बराबर, सब बराबर मतलब सब बराबर। पर वल्नरेबिलिटी को कहां लेके जाओगे? आपकी फैमिली में 6 लोग हैं मान लीजिए जी, आप हो, फादर साहब है, आपकी मदर है, आपकी एक सिस्टर है, आपकी वाइफ है, 2 भाई है। अब मुझे ये बताओ, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा, किसी को गाली बकने का नंबर आएगा, किसी को बोलने का नंबर आएगा, तो पहले उसका हम आपका पॉइंट जो होगा टुवर्ड्स द फीमेल होगा, टुवर्ड्स द मेल होगा? टुवर्ड्स द मेल होगा। वल्नरेबल हम किसको समझते हैं? लेडीज को। हम ये समझते हैं कि शायद उनको अगर ज्यादा एक तरह से बैंड करने वाली चीज है, ज्यादा बैंड करने से वो चीज टूट जाएगी। तो इसीलिए अपने देश में ऐसा जो सिस्टम बनाया है, बट उसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है, उसके मैं अगेंस्ट हूं। पर उनको ऐसी आजादियां दी गई, उनको ऐसा इंपॉर्टेंस दी गई, उसके फेवर में। ठीक है सर, आप एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। एक आम नागरिक जो कानून की जानकारी रखना चाहता है, अपने आप को अवेयर रखना चाहता है, एक स्टूडेंट है, वो कैसे अपने आप को अवेयर रखे अपने बेसिक राइट्स को लेके कानून से रिलेटेड? सर, एक होता है अवेयर रखना, एक होता है अवेयर को रखते रहना, दोनों अलग अलग चीजें जी। देश में कानून बार बार अपग्रेड होते रहते हैं, चीजें बदलती रहती है जी। आप या तो एक ऐसा समझो कि आप इस लीगल नॉलेज को, लीगल एजुकेशन को एज अ स्टेपनी अपनी गाड़ी में रखो, नॉलेज लेके रखो, तराशते रहो, शार्प करते रहो, कभी ना कभी जरूरत पड़ जाएगी। बड़े बुजुर्गों ने बोला है, हर इंसान को जीवन में एक ना एक बार थाने पुलिस का मुंह देखना ही पड़ता है। अब फर्क पड़ता है कि अगर गड़बड़ कोई गलत केस हुआ तो आपके सब जोड़ा हुआ जीवन भर का सब फट्टे लग जाएगा जी। और अगर आपको कानून की नॉलेज होगी तो सब कुछ बचा के वापस भी आ जाओगे। कानून की नॉलेज बहुत जरूरी है। मेडिकली कुछ हुआ तो ट्रीटमेंट लेके शायद एक बार के लिए आप थोड़ा ठीक हो सकते हो, सरवाइव कर जाओगे। बट ये जब भी किसी के ऊपर कोई ऐसा केस या लांछन लगता है ना, तो मेंटल लॉस, फाइनेंशियल लॉस दोनों लगातार होते हैं। बीमार भी करेगा आपको और सारा पैसा भी खींच लेगा। तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को अपडेट रखो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, रोजाना अपने 10 मिनट दे दो ना आप। 10 मिनट बहुत है डेली का जिंदगी की इंश्योरेंस ले रहे हो एक तरह से आप अपना समय देकर। 10 मिनट भी रोजाना अगर आप रील्स या फिर कोई भी नई नई वीडियोस देख लेते हो, अपग्रेड क्या आया है, तो बहुत है, मोर देन इनफ। अवेयर रखने के बिल्कुल, अपग्रेड तब करो जब नॉलेज होगी आपको। जी। आपको 10 का पहाड़ा आता नहीं है और आप 17 के पहाड़ा सीखना चाहते हो तो टफ हो सकता है। सीख तो लोगे, टफ होगा, पर बेटर है कि उसको शुरू से लेके चलो। आप ये समझो, पहले समझो कि बीएनएस क्या है, बीएनएसएस क्या है, बीएसए क्या है।
आपको इस तरह समझो कि किसी इंसान ने गोली मारी, ए ने बी को गोली मारी, बंदा मर गया ना, अब इसकी सजा है उम्र कैद या फांसी, इसको बोलते हैं बीएनएस जी। मैंने गोली मार दी, बंदा मर गया, अब सजा तो होगी उम्र कैद या फांसी, पर सजा होगी कैसे, उसका ट्रायल चलेगा लंबा सा। ये जो ट्रायल चलेगा ना, ये बीएनएसएस है, उसकी प्रोसीडिंग। अब उसके बीच में बिना एविडेंस के तो सजा होगी नहीं। और क्वांटिटी ऑफ एविडेंसेस की जरूरत नहीं है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस की जरूरत है। ये जो एविडेंस बीच में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं एविडेंस एक्ट या बीएसए। सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लो जी। इन तीनों की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बट मैं कहता हूं कि अपने देश के कानून में ना आपको दो चीज जाननी पड़ेगी। पहला, सजा कितनी होगी, दूसरा सजा कब होगी और कब नहीं होगी। कौन सा एविडेंस है, कौन सा नहीं है। उसने आगे बोला कि सर, उसने ऐसा बोला कि उसने उसका मर्डर किया था रात को 12 बजे, उसे चाकुओं को मार के जाकर रेल की पटरी फेंक दिया। इसको हियर से एविडेंस बोलते हैं, किसी ने किसी को बताया, एविडेंस कुछ नहीं है। चीज समझना पड़ता है दोस्तों। डिटेल में जाओगे, जितना खोदते जाओगे उतना गड्ढा और गहरा वो तो चला जाएगा जी। तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर का समझ लो, आम जनता को थोड़ा बहुत ऊपर का समझ लेना चाहिए, बाकी तो फिर वकील लोग हैं जी। कमेंट सेक्शन में सर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, क्या आपको उसकी वीडियो बनाने का राइट है? बिल्कुल राइट है। अगर वही काम वो थाने में आपके साथ कर रहा है, वहाँ कैमरा नहीं है, बिल्कुल है, आप वहां भी उसकी वीडियो बना, गुड फेथ में कुछ भी कर लो, सब कुछ राइट है। गुड फेथ, गलत तरीके से कर रहे हो, एक आदमी अपना कॉन्फिडेंशियली एक बच्चे की गवाही ले रहा है पॉक्सो में, बेटा बताओ क्या हुआ था, आप वीडियो बना रहे हो, नहीं चलेगा। और मैं तो ये बोलता हूं कि अगर अपने देश में पूरे केस की प्रोसीडिंग्स अगर थ्रू कैमरा प्रोसीडिंग हो, वीडियोग्राफी हो, मेरा मानना है सही मायनों में जिनको सजा होनी है उनको ही होगी जी, निर्दोष लोग बच जाएंगे। बीइंग अ वकील सर, आप प्रोफेशनल है, इतने टाइम से सिस्टम में जुड़े हुए हैं, ऐसे 2 से 3 क्या बदलाव है आप सोचते हैं यार ये हो जाए तो मेरे देश के कानून की बेहतरी के लिए काम हो जाएगा? कोर्ट में जब गवाही हो रही होती है ना, जब मान लीजिए कोई गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए आया जी, चीफ एंड क्रॉस बोलते हैं, चीफ दिया मतलब उसने गवाही दोबारा से दी, अब मैं क्रॉस कर रहा हूं, यहाँ पर ना वीडियो कैमरे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए जी, बहुत जरूरी है जी। हम जब सवाल, अब ये फिल्में नहीं है जो LLB2 उसने अल्लाह बोला पकड़ ले, क्या बोला ये नहीं चलता कोर्ट में जी। वहां 2 मिनट में चीजें कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं जी। हम कई बार सामने गवाह को तोड़ देते हैं, बट लिखवाएगा कौन? पीपी साहब या हम लिखवाएंगे, जज साहब लिखवाएंगे। जब तक लिखवाते हैं बंदा बोलते नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला, अब यही भी ठन जाती है जी। यहां वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, अच्छा वकील तो यही चाहेगा जी। दूसरा, जो भी नया एक्ट ला रहे हो वो एक्ट सही तरीके से ब्रॉडकास्ट पूरे देश में होना चाहिए जी। अवेयरनेस होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए है क्या, क्योंकि कोई सास नहीं चाहती कि सारी तिजोरी की चाबियां उसकी बहू को जल्दी मिल जाए जी। उसी तरह से जितने भी अफसर लोग बैठे हैं जो कि हम पर राज करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे आपको कानून का पता चले। करेक्ट, लोगों को बताओ जी, उनको बताओ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हम चीजों के लिए बट तो जानते पर इफ नहीं जानते जी। पुलिस वाला हमें उठा सकता है ये जानते, पुलिस वाला कब नहीं उठा सकता ये नहीं जानते। तो ये जो भी कुछ नया एक्ट आ रहा है या पुराने जो एक्ट है उन सबको ब्रॉडकास्ट कर दो, जितने भी केस चलते हैं उनकी जल्दी सुनवाई की जाए जी, जजों को और थोड़ा बढ़ाया जाए और पुलिस वालों की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए जी। इनका टेस्ट होना चाहिए हर एक साल में जी, कि क्या तुम कैपेबल हो अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखने के लिए। एक आदमी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ASI या SI जी, उसको इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर ही नहीं पता जी, किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है भाई जी। समझा सर, आपसे बात करके एक चीज़ तो मुझे पता लगी वर्मा सर, कि आप इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं अपनी कंटेंट में, बाकी पॉडकास्ट में भी, कि लोगों को कानून की बहुत जानकारी होनी चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनल मिशन यू। बिल्कुल पर्सनल मिशन में रहिए, आप कहें या ना कहें, या आपकी बात नहीं, मैं हर वीडियो से बोलता जाता है, पता लग जाता है। मैं चाहता हूं, मैं अगर अपने जीवन में मतलब जाने या अनजाने में 100-200 लोगों को भी बचा पाया है ना, तो भी अपने जीवन के अपनी इस वकालत जो मैंने ज्ञान लिया और जो लोग देने की कोशिश करता हूँ, तो भी मैं धन्य मानूंगा कि मैंने कुछ नहीं। लोग बहुत मोटिवेट होते हैं आपके वीडियोस देख के, आपके कमेंट सेक्शन को जब मैं जो जूनियर वकील जो हैं, जो नए वकील आते हैं, मैं जब कोर्ट में जाता हूँ सब लोग मिलते हैं, और ये तो मैं उनका एहसान मानता हूँ अपने ऊपर जी, कि वो मेरी वीडियोस को देखते जी, वो मुझे सुनते हैं। ऑनेस्टली मैं दिल से बोल रहा हूँ, उनका एहसान है, उनकी वजह से मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
पर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे वकील लोग मिलते हैं, सर आपकी वीडियो देख के हमने पॉक्सो सीखा, सर एनडीपीएस को सीखा, प्रोसीजर सीखा। अरे मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ, बस हो सकता है मेरा बताने का बोलने का लहजा थोड़ा अलग हो, तो शायद लोगों तक कनेक्ट कर लेते। थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से बस थोड़ा सा समझ आ जाता है। सेक्शंस पे बात मैं कम कर रहा हूँ, देखो आज, वरना मैं सेक्शंस भी बोलता हूँ बिल्कुल सर। हम सर चाहेंगे आप फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ बात करके अच्छा लगा होगा। आप 3-4 टॉपिक्स को स्पेसिफिक लेकर आओ ताकि लोगों तक पूरा जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट टाइम पुलिस क्या सही क्या गलत करे सबको पता है, ये तो बहुत बता दिया मैंने। स्पेसिफिकली मतलब लेकर आओ एक्ट्स को आप। अगर हम पॉक्सो, एनडीपीएस, पीएमएलए, ईडी पर बात करें, इस पे सीरीज के तरीके से सर बात करेंगे तो लोगों को इजी पता चलता है। क्योंकि आज तो हमने मिक्स बात कर ली ना, बिल्कुल स्पेसिफिक नीश पर बात करेंगे, लोगों तक ज्यादा मैसेज पहुंचेगा। नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स हम एक स्पेसिफिक एपिसोड लेके आएंगे, सर का टाइम हमें मिलेगा, ठीक है। ये आज भी आए, बहुत जल्दबाजी में जाना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया। वेरी यंग एट हार्ट, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। स्पेसिफिकली आप सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसके लिए सर थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और सर मेरे पॉडकास्ट की एक थीम है बी बिलीवर, जिसमें मैं एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट सर की इससे पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का बी बिलीवर मंत्र क्या है। कि आप जैसे एक बहुत अच्छे क्रिमिनल वकील हैं, यहाँ पहुँचे हैं, बहुत शिद्दत से ये काम करते हैं, तो क्या एक चीज़ है सर आपको रोज़ सुबह उठ के वो मोटिवेट क्या करती है कि मुझे ये करना है? जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना, जिम्मेदारी चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, कर्म करते रहना कंसिस्टेंसी के साथ साथ। पूरी भगवत गीता का मैं एक श्लोक को अपनी जिंदगी में उतारता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं उसी पर चलता हूँ। एक बार अगर धनुष उठा लिया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी का केस लिया और मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कल वो मुझे जेल भेज देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जब तक उसके सामने खड़ा हूं ना तो फिलहाल तो उसे कुछ होने दूंगा नहीं। इसीलिए पहले अपना जो कर्म प्रधान होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी होनी चाहिए। और कोशिश करो जीवन में। मेरी मम्मी बचपन से एक बात बोलती थी, मेरे दिमाग में आज तक कान में गूंजती रहती है, वो 2 बातें हमेशा गूंजती है। पहला, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए ना तो एक बात को हमेशा मानो कि रात कितनी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। ठीक। बचपन में मेरे कान में दर्द हुआ करता था, काफी बार होता था, तो मम्मी रात को यही बोलती थी, बेटा रुकिए, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त इतने डॉक्टर इजीली नहीं थे, तो सुबह डॉक्टर होते थे। तो मम्मी बोलती बेटा रुक जा, सुबह होगी तो डॉक्टर पास लेके चलोगी। तो उसने मैंने ये समझ लिया कि सुबह होने पर ही मुझे रिलीफ मिलेगा जी। तो रात कितनी लंबी सवेरा जरूर होता है। और दूसरी बात, मैंने किसी की फीस ली और मैंने काम शिद्दत से किया, उसका काम नहीं हुआ, मेरे को कितनी बद्दुआ दे लेना, कुछ नहीं होने वाला मेरा जी। और मैंने आपकी फीस ली और मैंने काम नहीं किया, बद्दुआ मिलेगी जी। तो ये जो चीज है ना, मतलब सही और गलत, इंसान स्वर्ग और नर्क यही रह के भुगतता है जी। जो गया वो वापस कभी आया नहीं, जो है वो कभी गया नहीं। तो स्वर्ग होता क्या मुझे बताइए, ना नर्क का पता ना स्वर्ग का पता। इंसान को सही इंसान बन के रहना चाहिए, बाकी ऊपर वाला तुम्हें अपना देखेगा। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही सर इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और अगले पॉडकास्ट के लिए आप ट्यून रहें हमारे यूट्यूब चैनल बी बिलीवर से, और हम सर को दोबारा बुलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।